हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेके आया हूँ मैं। जी हाँ, मैं आपको हमेशा बताता था क्लास में कि मैं पाकिस्तान के बाद पॉडकास्ट लेके आऊँगा अफ़गानिस्तान पे। जी हाँ, आज मेरी ये पॉडकास्ट है अफ़गानिस्तान पे, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री, ड्यूरेंट लाइन की हिस्ट्री, इंडिया अफ़गानिस्तान रिलेशंस, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस, अफ़गानिस्तान चाइना रिलेशंस, अफ़गानिस्तान ईरान एंड अफ़गानिस्तान विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो मेरे आज के गेस्ट हैं मेजर जनरल संजय मेस्टन। जी हाँ, मेजर जनरल संजय मेस्टन जो है इंडिया के डिफेंस अटैची थे काबुल में, हमारी जो हाई कमीशन है वहां पे 2.5 साल के लिए। ही हैज सीन तालिबान 2.0 वेरी वेरी क्लोजली। इसके साथ साथ उन्होंने अमेरिकन फोर्सेस के साथ भी जो है उनके साथ भी बातचीत की। उन्होंने तालिबान के लीडर से बात की है और जो लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी अफगानिस्तान की, उनके साथ भी बात की। So he has given a first-hand account of what was the situation in Afghanistan. यूएस फोर्सेस का इतना बुरे तरीके से विड्रॉल क्यों हुआ वहां से, इंडियन एम्बेसी ने क्यों विड्रॉ किया वहां से, क्या खतरा था हमारे को। आज भारत किस स्थिति में, आई मस्ट टेल यू, वी आर द 5th लार्जेस्ट डोनर इन अफगानिस्तान। लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इंडियंस को अफगानिस्तान में। पाकिस्तानीज को हेट करते हैं, लेकिन आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की मदद से वहां पर जो है तालिबान को, अलकायदा को इस प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा। अब क्या ऑप्शंस है इंडिया के लिए, आगे क्या सिचुएशन बन सकती है और हम कैसे जो है दोबारा से अपनी जगह जो है बना सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, हमारी 100 किलोमीटर बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। बहुत से कम लोगों को यह पता है कि इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस कितने मजबूत हैं और कितने हिस्टोरिक हैं। इसके अलावा मैंने जनरल मेस्टन से बात की कि इंडियन आर्मी वेटरन्स को किस प्रकार सरकार यूज कर सकती है इन ट्रैक टू डिप्लोमेसी और इवन इन कॉर्पोरेट। एंड लास्ट में आई आस्क्ड हिम कि यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है, बिकॉज ही इज वन जनरल ऑफिसर whom I have admired all the time. फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, एंड इनके दोनों बेटे पैरा एसएफ में। कमाल की बात है, खुद एक्सएनडी है, दोनों बच्चे एक्सएनडी हैं और वो दोनों पैरा एसएफ में, स्पेशल फोर्सेस में। सो एंजॉय दिस अमेजिंग अमेजिंग पॉडकास्ट विद जनरल संजय मेस्टन। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। Sir, at the outset, General Sanjay Meston, what a pleasure to be to host you on my show. We have known each other for years, and आज ये मौका मिला है कि मैं आपकी जिंदगी के बारे में बात करूं और आप अफगानिस्तान में डिफेंस अटैची रहे हैं, वहां के बारे में बात करूं। सो थोड़ा बताओ सर, अपना एनडीए में कैसे पहुंचे आप और वहां से महार रेजिमेंट में कैसे पहुंचे। एनडीए तो स्कूल में मैं ओग्रो स्कूल मसूरी में था। हम्म। और वहां पर एक जज्बा था कि बस फौज में ज्वाइन करना है, और इतना जज्बा था कि अगर ऑफिसर नहीं तो जवान बनने के लिए तैयार था। और अच्छा। बचपन से ही हमारे स्कूल में वॉर मूवीज दिखाई जाती थी। पहाड़ों में स्कूल था, ना मसूरी में ना देहरादून में, जंगलों के बीच में था। हाँ हाँ और वहां पर वॉर मूवीज दिखा के बड़ा, इंग्लिश मूवीज दिखाते थे। हाँ तो हाँ। बस 1 से 6 तक बहुत जोश था, तो एनडीए का बस भूत सवार हो गया। और उसके बाद एनडीए फर्स्ट गो में क्लियर हो गया और हम्म। एनडीए आ गया। महा रेजिमेंट उस समय मेरी दादी थोड़े समय के लिए महा रेजिमेंट वहां पर थी सागर में, और आर्मी चीफ उस समय जनरल केवी कृष्णा राव थे। तो फादर यस। टोल्ड हम्म आप महार में भर दिए। और हम्म उसके बाद वो अभी क्या हो गया कि दोनों बेटे भी आर्मी में आ गए, और दोनों ने हम्म पैरा एसएफ में ऑप्ट किया था। एंड लकली दे गॉट पैरा एसएफ। एल्डर वन हैड जॉइंड 10 पैरा एसएफ एंड यंगर वन इन 4 पैरा एसएफ। तो हम्म। वी आर अ टोटल आर्मी फैमिली नाउ। टोटल आर्मी फैमिली, बट यू वर द फर्स्ट वन, है ना। या आई वाज द फर्स्ट वन। आपके फादर, आपके पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं और वो क्या करते थे। जी माय जो फादर थे वो ओरिजिनली बरेली के हैं। हम्म। और मदर हमारी देवर इन सचदेवा फैमिली, देवर इन पाकिस्तान पंजाब। तो शी इज बोर्न इन कोहाट। और पेशावर से इनका माइग्रेशन हुआ था 1947 में। तो शी सॉ दी पार्टीशन एंड दी ब्लडशेड। ओके। जगाधरी में घर ले लिया, तो फाइनली जगाधरी में सेटल हो गए थे। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, डोमिसाइल हरियाणा है आपका। हाँ, डोमिसाइल हरियाणा है।
ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। ये हरियाणा वालों को बताना पड़ेगा कि ये मेजर है हरियाणा के, ठीक है, जिनके और दोनों बेटे पैरा एसएफ में। वो भी गुड़गांव में। वो भी गुड़गांव में, अब गुड़गांव में। एब्सोल्युटली। हम्म। सर, आपका बहुत बढ़िया कैरियर रहा है, मैंने आपको देखा है, आप बिल्कुल जो सही फौजी होना चाहिए ना। मैंने ऐसे जीओसी भी आपको देखा, फिर हम मोजाम्बिक में भी एक साथ थे यूएन मिशन में। यू आर वन ऑफ दिस रोल मॉडल्स। थैंक लेकिन यू। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ अफगानिस्तान के बारे में। आपको पता है, लाखों बच्चे हमारा पॉडकास्ट फॉलो करते हैं, समझते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं डिफरेंट एग्जाम्स के। तो थोड़ा सा सर, आप वहां रहे 2-2.5 साल अफगानिस्तान में, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा हमें अफगानिस्तान का बैकग्राउंड बताओ, देन आई विल अबाउट योर टेन्योर एंड आगे अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर वगैरह उस पर बात करेंगे। लिटिल बिट अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान सर, फ्रॉम योर मिलिट्री एंगल। राइट। जनरल यशमोर, फर्स्टली थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। एंड लेट मी टेल यू, आई मेरे को पता नहीं था कि आपका ये पॉडकास्ट होता है। और रिटायरमेंट के बाद मेरे को कुछ जवानों ने भेजा, अच्छा। 13 मार्च के जवानों ने, कि सर ये होता है कुछ, आप देखिए। हाँ। तो मेरे को पता चला। एंड उसके बाद हम कई बार मिले भी हैं। तो फर्स्टली, हाँ। यू आर डूइंग अ गुड जॉब। थैंक यू सर। एंड आप एक एफर्ट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में। थैंक यू सर। नाउ कमिंग ऑन टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वो देश है जो हमारी देश के साथ, भारत के साथ, उसकी सीमा है 100 किलोमीटर। ये हमारे कई लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम बीच में वो पीओके और गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया आ गया है, तो हम्म। हम वो भूल भी गए हैं। तो पहली बात, वी ऑल मस्ट टेक प्राइड दैट अफगानिस्तान कनेक्ट्स टू इंडिया विद 100 किलोमीटर बॉर्डर्स। तो हमारा नेबरिंग कंट्री है, पहली बात तो ये है। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है। और पार्टीशन से पहले तो वो बिल्कुल ही हमारा नेबरिंग कंट्री था। और हम्म। इस उस समय इत्तेफाक से, जब ब्रिटिश राज था भारत में, इन्होंने वो जो फॉरवर्ड पॉलिसी चल रही थी इनकी अगेंस्ट उस समय सोवियत यूनियन, जिसको रूस बोलते हैं। हम्म। हम्म। तो इन्होंने क्या किया कि उस समय जो हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर था, पाकिस्तान तो था ही नहीं, वो हम्म। था इंडस रिवर के साथ। इंडस हम्म। रिवर के साथ। तो कहने का मतलब है, जो आज की तारीख में खैबर पख्तूनवा है, हम्म। जहाँ मेरी मदर पैदा भी हुई है और बिलोंग करती थी, हम्म। और बलूचिस्तान का इलाका, ये सारा अफगानिस्तान में था। कुछ हिस्से हैं बलूचिस्तान के, वो इंडिया में था। लेकिन अमूमन तौर पे ये सारा इलाका इंडस रिवर के वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ था। ब्रिटिश ने जो फॉरवर्ड पॉलिसी की है, वो भी एक हिस्टोरिकल डाटा है, लेकिन उस पर हम्म। ज्यादा ड्वेल नहीं करेंगे। हम्म। उन्होंने उनको एक खतरा था कि सोवियत यूनियन वहां से उनको हमला कर सकती है, और उस समय मतलब हिंदुस्तान पे, ब्रिटिश इंडिया पे। तो उन्होंने ये फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। और उन्होंने डिप्लोमेटिक तौर पे, एक उनका ड्यूरेंट था, हम्म। यंग ऑफिसर, तो ड्यूरेंट हम्म। लाइन साइन करवाई 1893 में। उस समय ये ड्यूरेंट लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया और अफगान का जो किंग था, उसके बीच में साइन हो गई थी 1893 में। और हम्म। तब से ये जो बॉर्डर था, ये ड्यूरेंट लाइन पे चला गया। और 2640 लेंथ है इस बॉर्डर की। तो आज की तारीख में, उसके बाद हमें पता है कि पार्टीशन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हम्म। और फिर वो भी हिस्ट्री है कि पीओके पाकिस्तान ने ले लिया, गिलगिट बल्तिस्तान उसमें शामिल है। तो जो हमारी एक कनेक्टिविटी एक्चुअली एज पर 47 बॉर्डर भी थी, जो लीगल बॉर्डर था, वो भी हमारे हाथों से चली गई जब ये पाकिस्तान रेंजर, ये रेडर्स ने और उनकी हम्म। सेना ने 1947 22 अक्टूबर को हमारे देश पे हमला किया था, कश्मीर को लेने के लिए। हम्म। अब वो हिस्ट्री है, तो उस पर हम ड्वेल नहीं करेंगे। बट अफगानिस्तान की ये हिस्ट्री है। और मेरी माय मदर यूज टू टेल मी कि उस जमाने में जब ये पेशावर में रहती थी, तो अफगान जो थे, और वहां पर ये बल्कि हमारी मदर को एक खान फैमिली ने ही बचाया था। ये उस समय अच्छा। 7 साल की थी। और हम्म। बोलते थे इतना वहाँ ट्रेड सब चलता था कि मतलब हम एक दूसरे के साथ इतना मिलजुल के रहते थे। और मेरी मदर तो टोटल पंजाबी सचदेवा फैमिली है। हम्म। हुआ क्या था कि जब ये एकदम पार्टीशन का ये भूत हुआ, एकदम बोल रहे थे, हम खेल रहे थे शाम को, और सडनली सबको बोला घर भागो। और फिर वो दोनों तरफ मार काट शुरू हो गई थी। और उसी मार काट में हुआ क्या था कि
इन लोग के घरों के अंदर कुछ आ रहे थे लोग इनको मारने के लिए। तो फिर इनको बचाया गया और वहां पर एक खान फैमिली इनको घर ले गई। और उस जमाने में जो ये गेहूं रखते थे, बड़े बड़े पीपे टाइप होते हाँ थे हाँ वो, हाँ, बड़े बड़े रखते थे इसमें, हाँ, हाँ। पूरे उनके साल अंदर के गेहूं रखते थे, हाँ। उनके अंदर इन लोग को छुपाया। और फिर वो लोग आए तो उन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं है, तो ये बच गए थे। और फिर ये लकली इनके फादर रेलवेज में थे, तो सोहनलाल सुरदेवा उनका नाम था। तो उसकी वजह से ये लकी थे कि इनको एक इंडियन जहाज लेके आ गया था, तो ये बच गए थे। पर हमारे कई रिश्तेदार, मेरी मदर के साइड के, उनका खून खराबा हुआ था। कईयों से हम मिलते थे जो यहाँ दिल्ली में भी जंगपुरा वगैरह में थे। तो ये हम्म। अभी हिस्ट्री है। बट कहने का मतलब यह है कि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ शुरू से ही था, और पार्टीशन के बाद भी 100 किलोमीटर बॉर्डर था। वो इत्तेफाक से पाकिस्तान ने ले लिया था, पीओके, गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका। हम्म। लेकिन आपको आज की तारीख में हर इंडियन को इसको फैक्टर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बहुत टॉप लीडर्स को सुना है कई साल से कि वो बोलते हैं हमारे बॉर्डर इतनी कंट्रीज के साथ है और उसमें अफगानिस्तान का नाम नहीं आता है। नहीं आता एक है। तो ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि ये मैंने आपको बताया, उस जमाने में जो इंडिया और अफगान के साथ, खासकर जो पश्तून हैं, पठान, इनके साथ घनिष्ठ मित्रता थी। और आपको हैरानी होगी, क्योंकि वी आर मिलिट्री पीपल, कि इन दोज डेज 1917 में, 18 में, अफगान आर्मी पीपल used to be trained in Indian military academy Dehradun. यस। And one of them was General Vardak, who was the defense minister when I was posted as a defense attaché as a brigadier way back in 2011 to 14. ओके। So this gentleman was trained in Indian military academy way back in before partition. ओके। तो हमारी अफगान के साथ एक बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, हिस्टोरिकल टाइज हैं। और हम्म। हिस्ट्री में भी ये जो खान अब्दुल गफार खान, जो फ्रंटियर गांधी फ्रंटियर बोलते, गांधी जी ने कहा, हाँ। और उस जमाने में बल्कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो हम्म। इलेक्शन जीते थे यहाँ पर। और एग्जैक्टली। पूरे, लास्ट जो ब्रिटिश के टाइम जो इलेक्शन हुआ, खैबर पख्तूनवा जो आज कह रहे हैं हम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हाँ, प्रोविंस में कांग्रेस वहाँ पार्टी जीती थी। बिल्कुल वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती थी। बल्कि तो ये एक हकीकत है। और फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान, और ये सारे पठान, तो ये भारत के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। और आज भी मैं जब वहां पर था तो मेरे को फख्र होता था एक हिंदुस्तानी होने की वजह से, कि वहाँ जो पश्तून से, और मैं पश्तून से नहीं, पूरा अफगान, वो हम्म। सबसे ज्यादा चाहते थे इंडिया को नंबर वन इंडिया। पे। नंबर टू पे टर्की को चाहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत किसको करते थे? सबसे पक, ज्यादा पक, पाकिस्तान। और वहाँ पाकिस्तान वाले उनको बोलते थे कि हम हिंदुस्तान है, क्योंकि शक्ल से तो पता नहीं चलता था। हाँ तो हाँ हाँ। वहाँ ये हालत थी। तो कई पंजाबी फैमिलीज और कई सिख फैमिलीज हैं, हाँ। मैं उनको मिला। और उसमें से उसमें से कुछ थे जो वहाँ की पार्लियामेंट में एमपीज थे। और एक लेडी का नाम था अनारकली, वो अफगानिस्तान पार्लियामेंट में एमपी थी जब मैं वहां पर अफगानिस्तान में था। और कई मैं उनको मिला था, और वो ये भी बोलते थे कि जब हम हिंदुस्तान में आते हैं कभी अपने रिश्तेदारों को मिलने, तो वो बोलते थे हम एक्चुअली अपना जो सोना वगैरह है, घर की चाबियां हम पठान्स को देते हैं, क्योंकि हम उन पे भरोसा करते हैं। ऐसा ये करते भी हैं। एक हैरानी की चीज थी। तो एक घनिष्ठ घनिष्ठ मैं बोलूंगा मित्रता है। और वहाँ के लोगों के साथ मैंने कई बार बातचीत की, जो हमारी सिख कम्युनिटी थी और हिंदू पंजाबी कम्युनिटी थी, वो बड़े खुश थे वहाँ। और वो बोलते थे कि वहाँ कोई गुरुद्वारे में या कभी भी किस कहीं ऐसे अटैक्स नहीं थे, और उनको फ्रीडम थी। यहाँ तक अभी जो इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, वहां पर तो दो इजरायली भी थे, मतलब यहूदी, ज्यूस, देवर ऑल्सो स्टेइंग। और ये आप देख लो 2014 तक तो मैं आपको बता रहा हूँ, और उनको भी वहाँ कोई परेशानी नहीं थी। तो उस लिहाज से जरूर वो एक इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन वहाँ जो कट्टरपन है वो मेरे ख्याल लोग अच्छे हैं, लोग वो बेसिकली बहुत अच्छे हैं अच्छी। वहाँ के, है ना। कट्टर और उनके उनके दिलों में कौन लेके आया है? वो पाकिस्तान। उसके बाद पाकिस्तान, बाद हम चर्चा आगे बात करेंगे। करेंगे। हाँ। या तो ये क्लियर है सर, ड्यूरेंट लाइन पे तो
मतलब 1893 में साइन होगी, लेकिन कोई भी अफगानिस्तान का रूलर, चाहे वो अमीर रहा हो, किंग रहा हो या कम्युनिस्ट रूलर रहा हो, किसी ने आज तक रेटिफाई नहीं किया। बिल्कुल, और तालिबान भी मानने के लिए तैयार नहीं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यहाँ पर जनरल वो एक और चीज बोलना चाहूंगा हाँ जी। जो हमारे दर्शकों को पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो इत्तेफाक से पाकिस्तान को लाना पड़ता है, हम्म। क्योंकि अफगानिस्तान वो देश था 1960s और 70s में सबसे मॉडर्न इस्लामिक देश था। हम्म। वहां पर लोग मिनी स्कर्ट तक पहनते थे, और मेरे को लोग बोलते थे लड़के और लड़कियां हाथ पकड़ के घूमते थे। और आज कोई भी अगर वो तब की फोटोग्राफ देखे तो उनको मॉडर्नाइजेशन पता चल जाए। और एक हम्म। और चीज, यस, दिस इज वेरी ग्रेट थिंग, जो उस समय इनके किंग थे 1919 में, कैन यू बिलीव, इनकी अमनुल्लाह खान, इनकी डॉटर का नाम क्या है? हम्म। उनका डॉटर का नाम है प्रिंसेस इंडिया, ओ। एंड शी वाज बोर्न इन बॉम्बे। ही नेम्ड हर प्रिंसेस इंडिया। और जब मैं वहां पर 2014 तक था, आई हैव मेट दिस लेडी। इत्तेफाक से ये फ्रांस में कई बार रही हैं, और उनकी बहुत ख्वाहिश थी भारत में आने की, क्योंकि ये उनका जन्म स्थान है। और ये एक बहुत हिस्टोरिकल चीज है कि किंग अमनुल्लाह खान ने अपनी डॉटर का नाम इंडिया रखा, प्रिंसेस इंडिया। दिस इज प्रिंसेस। अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल द इंडियंस। और बल्कि ये किसी को नहीं पता है, ये मैंने कई बार रिपोर्ट्स में ये भी मैं लिखा। पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, ये किसी को नहीं पता, तो हाँ। आपके पॉडकास्ट के जरिए ये सबको पता चलेगा। हम्म। तो जो एक हाँ, तो मैं ये पाकिस्तान की जो बात कर रहा हूँ, हम्म। हम्म। देखिए, पाकिस्तान को आइडिया हो गया था। उनके जो कंसर्न्स थे, सिक्योरिटी कंसर्न्स दो थे जो मेरे समझ में वहां पर आए रहने के बाद। पहला तो ड्यूरेन लाइन। हम्म। और आपने सही बोला कि नो लीडर इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग तालिबान 1.0, तालिबान 2.0 हैज रेटिफाइड द ड्यूरेन लाइन। यस। और कोई करेगा तो उसको गद्दार माना जाएगा। आज हम्म। भी अमीर को दे कॉल हिम गद्दार, ट्रेटर। हम्म। सो सबसे बड़ा इनका कंसर्न ये है कि जिस दिन अफगान्स में एक जागृति हो गई, एंड दे बिकम अवेयर थ्रू एजुकेशन कि दिस ड्यूरेन लाइन इज द इशू, दे रियलाइज इट। हम्म। बट यहाँ इनको कोई अगर गाइड करे तो ये ड्यूरेन लाइन, जिस दिन ये मसला उठ गया, तो खैबर पख्तूनवा एंड बलूचिस्तान विल बिकम पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान। एंड पाकिस्तान की सबसे बड़ी फियर, कंसर्न ये था कि वहां के लोगों को ये ड्यूरेन लाइन का मसला उठाना नहीं चाहिए, तो इसलिए इनको आपस में उनको इतना रेडिकलाइज कर दो इस्लाम के नाम पे। और ये इनकी एक स्ट्रेटेजी थी। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न, 1970s और अर्ली 80s में अफगानिस्तान वो देश था जो मुस्लिम वर्ल्ड में ये बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री पावर था। इनका सारा इक्विपमेंट जिस प्रकार इंडिया में था, रशिया से आता था, यूएसए हाँ। से आता था। तो पाकिस्तान को डर था कि एक तरफ हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स में स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान, ईस्टर्न बॉर्डर्स में स्ट्रॉन्ग इंडिया, दोनों ने अगर एक हमला कर दिया जॉइंटली, तो हम्म। पाकिस्तान तो खत्म हो जाएगा। ये दो सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए पाकिस्तान ने क्या स्ट्रेटेजी चली, स्ट्रेटेजी ये थी, ड्यूरेंट लाइन के लिए तो वहां के लोगों को फूट करके रखो, हम्म। रेडिकलाइज कर दो कि वो पढ़ाई ना करें तो इनको जागरण ना हो ड्यूरेंट लाइन की। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, अफगानिस्तान को कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने जिहादी एलिमेंट्स को वहां मोटिवेट किया और रेडिकलाइज करके रखा। कि और ये किसने किया? जनरल जिया उल हक ने इनको रेडिकलाइज किया। सबसे पहले उसने अपनी आर्मी को रेडिकलाइज किया। एग्जैक्टली। जियाउल हक उसने, ने हाँ, बहुत अपनी रोल आर्मी रहा को, है जो आज पाकिस्तान की हालात है उसमें। तो उसने अपनी आर्मी को रेडिकलाइज किया, कंट्री को रेडिकलाइज किया, और उसने फिर वो रेडिकलाइजेशन करके मुल्लास के साथ अफगानिस्तान को रेडिकलाइज किया। तो हम्म। अफगानिस्तान कहाँ से कहाँ मॉडर्न कंट्री था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो उसके दोनों मुद्दे हासिल हो गए। और फिर वो अमेरिका, वो रूस आया, उसके बाद अमेरिका आया, तो वो हमें, वो उस पर हम बात नहीं करेंगे। और हम्म। फिर उसने साइमल्टेनियसली, जब ये रूस का विड्रॉल हो गया, तो ये जितने जिहादी एलिमेंट्स है उसने इंडिया में डाइवर्ट किए। और आपको याद होगा 1976 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान वाज बिल्डिंग टेररिस्ट इन इंडिया, कश्मीर।
और जो उन्होंने पहली हरकत की है वो 1979 में जाके उन्होंने कश्मीर वैली में शुरू की है। तो उन्होंने कश्मीर को वीकन करने की कोशिश की और साथ ही पंजाब को, क्योंकि उनको पता है भारतीय सेना जब लड़ाई में जाएगी तो ये दो बॉर्डर बहुत अहमियत वाले हैं जहां से भारतीय सेना अटैक करेगी। तो वहां के लोगों को गुमराह करो, तो ये आपको पता है वो खालिस्तान इश्यू उन्होंने क्रिएट किया और कश्मीर में इश्यू क्रिएट किया। तो उनकी जो एक योजना थी, स्ट्रेटेजिक योजना कि पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान को वीक करो, वो उन्होंने सक्सेसफुल हो गए, वो तो सक्सेसफुल हो गए। हम्म। इंडिया को भी वीक करने की जो थी काफी हद तक वो भी सक्सेसफुल कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन जो हमने फर्मनेस दिखाई है भारतीय सेना और हमारी लीडरशिप ने, तो मेरे ख्याल वो अभी टल गई है। और अब वक्त आ एब्सोल्युटली। गया है, हाँ, वक्त आ और गया कि काफी हद तक सर इसमें रोल था 1971 में, जो उन्होंने जो बांग्लादेश क्रिएट हुआ, और फिर बिल्कुल 78 79 में रूस की आर्मी आई, तो पाकिस्तान को ये था कि तभी खालिस्तान मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट की, और फिर कश्मीर की भाई वो उसका बदला चुकाना चाहो, शर्म का जो है बिल्कुल। ये लोग तब सब कर रहे थे, ये सब सीओज वगैरह थे, जियाउल हक वगैरह ब्रिगेड कमांडर्स, तो वो शर्म इनको बहुत थी, बेइज्जती जो इनकी देश के आगे हुई कि आप सरेंडर का, तो उसका तो पाकिस्तान का सर, मैंने भी अफगान लोगों के साथ कोर्सेज किए, और तो ये बात आपकी सही है कि पाकिस्तानियों के लिए कुत्ता इज द वर्ड यूज्ड जब पाकिस्तानी को बोलना होता है, तो और भारत को बहुत प्यार करते हैं, हमारा टीवी का बड़ा रोल है वहां पे, हमारा बहुत कल्चर का बड़ा रोल है। तो ये बताओ सर, जब आप डीए वहां पहुंचे, आप 2011 में आप गए वहां पे, तब क्या सिचुएशन थी और क्या इंडिया का रोल था अफगानिस्तान के अंदर? उस समय सिचुएशन बहुत ही नाजुक थी, बल्कि मैं बोलूंगा टू 2007 के बाद तक सिचुएशन बहुत अच्छी थी। अमेरिकन फोर्सेस जो आईएसएफ थी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, हम्म। ये दिस वाज बीइंग लेड बाय यूएस 4 स्टार जनरल, एंड आई वाज फॉर्चुनेट टू मीट बोथ ऑफ देम इन ऑफ माय टेन्योर। सो स्टेबिलिटी काफी हद तक आ गई थी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में इलेक्शंस हो गए थे 2004, 26 जनवरी में अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड, अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट कारजाई। दिस यस। इज अनदर ग्रेट माइलस्टोन। ठीक है। बट जब मैं अक्टूबर 2011 में मैं लैंड किया था, जिस दिन मैं वहां लैंड किया था उसी दिन एयरपोर्ट में लैंड होते ही वहां पर बहुत जोर से धमाके की आवाज आई और पता चला अमेरिकन की कोई मिलिट्री बस जा रही थी और एक सुसाइड बॉम्बर ने जाके कार रैम की थी और वो बस तकरीबन 40 फीट ऊपर उठी थी और सारे मर गए। तो मैंने कहा अब तो हम ऐसे खतरनाक इलाके में आए हैं हम्म। कि यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। और बहुत वहां पर सुसाइड बॉम्बर्स तो मैंने ऐसे ऐसे देखे। और एक बार मेरे को और मेरे एम्बेसडर को हमें टारगेट करने की उन्होंने पूरी प्लान बना ली थी, बल्कि वो मैं बाद में बताऊंगा। वी गॉट सेव, हम्म। वी एक्चुअली गॉट सेव। हाँ, इंडियन एम्बेसी पे सर 2 3 बार अटैक हुआ, दो तीन जैसे बार अटैक हुए थे और इसमें हमारे आईएसआई का डायरेक्टली बिल्कुल रोल था, और लश्कर ए तोयबा एंड सम अदर एलिमेंट्स ऑफ तालिबान। तो बिल्कुल। इंडियन एम्बेसी को क्यों टारगेट कर रहे थे लोग, कि भाई क्योंकि ये काम अच्छा कर रहे थे वहां पे? देखिए कई कारण हैं इंडियन एम्बेसी को टारगेट करने के लिए। देखिए मैंने आपको एक बहुत इसलिए वो बार बार वो है स्ट्रांग इंडिया एंड हम्म। स्ट्रांग अफगानिस्तान। तो उनको पता था ये दोनों को दोस्ती नहीं करने देना है। और पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात यह खलती थी कि हिंदुस्तान वहाँ एम्बेसी क्यों है, हम लोग वहां पर क्यों है। और मैंने एम्बेसीज का बोला, मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय जनरल जोसेफ डनफोर्ड वाज द आईएसएफ कमांडर यूएस आर्मी के। हम्म। उन्होंने एक बड़ा अच्छा वहां पर किया था, उन्होंने एक रेड टीम बनाई थी। तो उनके सिविल एक्सपर्ट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स हर कंट्री के, इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, दुनिया भर के, इनको एक रेड टीम बनाई थी 20 लोगों की, सिविलियंस एंड फौजीज मिक्स्ड। हम्म। और दिस रेड टीम ने एक दिन मेरे को कांटेक्ट किया कि हम आपको मिलना चाहते हैं, आपसे इंडिया पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं। तो मैंने उनके साथ बातचीत की और उन्होंने मेरे को बोला आप लोग की इतने सारे कंसुलेट्स हैं, 10 से ज्यादा कंसुलेट्स हैं, और सब में आप लोग जासूसी कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस और धमकाना। मैंने कहा आप बताइए। फिर मैंने उनको आड़े हाथ लिया। मैंने कहा आपको यहाँ पर 2001 से हैं, आपकी तो इंटेलिजेंस बेस्ट है ना, योर इंटेलिजेंस इज द बेस्ट। हम्म। नाउ यू टेल मी हाउ मेनी कंसुलेट्स डज इंडिया हैव। मैं कहा सिंस यू आर हेयर ऑन ग्राउंड, एवरी
province you are there, in all the 34 provinces, how many Indian consulates are there? So they said 5. I said, there lies the answer. मैं कहा, now you have ground troops. वहां सेक्टर्स डिवाइडेड थे, कुछ सेक्टर्स फ्रांस के पास थे, कुछ जर्मनी के पास थे, कुछ यूनाइटेड किंगडम के पास थे, कुछ अमेरिकन के पास थे, कुछ ऑस्ट्रेलियंस के पास थे. मैंने कहा, यू हैव गॉट डेडिकेटेड ट्रूप्स ऑन ग्राउंड देयर. व्हाट इज देयर रिपोर्ट ऑफ एनी इंटेलिजेंस एक्टिविटी और बाय इंडिया? दे सेड नो. मैंने कहा, देन हाउ आर यू ब्रेकिंग अप दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तानीज टेल अस? So मैंने कहा, if today I tell you so many things against Pakistan, then you go damn believe it. So what I'm trying to tell you is, ये पाकिस्तान ने वहां पर ना यही बस करके false narrative. और वो हाँ, false narrative. सब मैं आपको सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ. अशरफ गानी जो सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट बन गए थे, उस समय ये यहाँ पर चेयरमैन थे ट्रांजिशन काउंसिल के. दैट मीन्स अफगानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स की जो फौज ने और जो ये आईएसएफ फोर्स ने डिसाइड कर लिया था 2011 में, ओबामा आए थे कि वी विल विड्रॉ. सो दिस वाज वेल नोन. पर उन्होंने बोला था हम अफगान आर्मी को ट्रेन करेंगे, उनको इक्विप करेंगे, उनकी फंडिंग करेंगे, उनको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, और वो कर रहे थे. और यहाँ पर इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल था. वी वर ट्रेनिंग बहुत अफगान को हम ट्रेन कर रहे थे, इंक्लूडिंग स्पेशल फोर्सेस. एंड मेरे टाइम में तकरीबन मैंने 212% वैकेंसीज इंक्रीज कर दी थी इंडिया में. यस. इन ऑल द इंस्टीट्यूट्स, इंक्लूडिंग जोधपुर में देयर वाज अ पैरा एसएफ बटालियन, वहां पर भी उनको मैंने भेजा था ट्रेनिंग के लिए. तो कहने का मतलब है कि इंडिया आल्सो ज्वाइंड इन देयर ओन वे. तो पाकिस्तान आर्मी को हम बहुत ट्रेन करते थे उधर. पर ये अशरफ गानी को एक दिन मैं घर में गया था, ही वाज ट्रांजिशन काउंसिल. तो ये ट्रांजिशन काउंसिल में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मिनिस्ट्रीज, इनको सब इंडियंस भी गाइड करते थे. और ये मेंटर थे यूनाइटेड स्टेट्स के, टर्की के, ऑस्ट्रेलिया के, हर कंट्री के. अशरफ गानी के जब मैं घर में गया था, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी आए थे इंडिया से कोई ड्यूटी पे, तो उनके घर में तो सडनली मेरे को अच्छी बात हो रही थी. और वो बात में मैंने उनके घर में देखा कि बड़ी नेहरू की और पटेल की किताबें थी. तो वो बोलते कि दीज आर माई टू हीरोज, नेहरू, सॉरी, पटेल and Pandit Nehru Gandhi and Gandhi. Gandhi. And I was very happy to see that कि वो ड्रेस भी वैसी करते थे, कुछ नेहरू टिंज भी था और कुछ पटेल, नेहरू नहीं है. उन्होंने एजुकेशन भी यहाँ शिमला में करी थी. उन्होंने गांधी टिंज नहीं, उन्होंने नहीं, वो प्रेसिडेंट कारजाई ने की थी. कारजाई ने यहाँ करी थी. ओके. हाँ. अशरफ गानी ने अमेरिका में किया एजुकेशन. अच्छा. ओके. ओके. करजाई वाज एजुकेटेड. हाँ. सो नाउ पाकिस्तान का नैरेटिव, पाकिस्तानी टोल्ड हिम and he got convinced, and these are his words. He is telling me, Brigadier General Meston, the Pakistani feels that behind every rock of Afghanistan there is a military intelligence officer of Indian Army operating. I was actually happy to hear that. At least he knew that Pakistan is afraid of military intelligence officers of Indian Army. They did not name raw anything. They named military intelligence. So, and then he told me कि your 1 inch of activity creates 1 mile of problem for us. I said, sir, how can you talk on such a subject? You are here. There is the Americans deployed here. 49 countries deployed here. I am the only one military man here. No one else, and besides this, there are about 5 doctors, and they are doing a great service in Kandahar, Herat, etc. Herat. I said, now you tell me how can he? The Pakistanis feel that, and this is their dialogue I am telling you. I said, sir, the whole problem is you all believe Pakistan. And let me tell you today, I have no qualms in saying, Afghan army was trained very well by all armies, including India. They were very good soldiers. I have operated and seen their special forces. They were brilliant. The question always arises suddenly why they collapsed. They collapsed because President Ashraf Ghani actually replaced the good army chief by a 33-year-old policeman. 33-year-old policeman becoming the army chief. And when the people were being killed, he said, don't fire, just surrender, and that's it. He himself did not show leadership at that time. And he ran away. He ran away.
So therefore, what I'm trying to say is this gentleman was totally influenced by Pakistan, and that is पाकिस्तान। why he was singing that tone of हम्म। behind every rock military intelligence officer, and 1 inch of activity creates 1 mile of. सो एक चीज तो है, ये मैंने पाकिस्तानी जहां सर्व विद देम, दे हैव दिस फियर ऑफ इंडिया, बहुत Very ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा डरते हैं ये कि हमसे, कि पता नहीं इंडिया। मैं कई बार उनको कहता था, मेरे साथ थे ये, यार तुम्हारे पास 45 करोड़ गरीब हैं, हम कौन मत्था मारेगा तुम्हारे साथ, यार तुम अपने उसमें रहो, हमें कोई वी हैव आवर ओन पीपल टू टेक केयर ऑफ, हमारी कंट्री में कोई ऐसा ऑब्सेशन नहीं है अगेंस्ट पाकिस्तान। बट They, absolutely, they have a total obsession, and I have interacted with Pakistani officers there, including in their embassy. Yes, पाकिस्तान का भी डीए था, वो वहां सबकी ब्रेन वॉश करता था। तो एक दिन मैंने वहां पर ना, इन ओपन फोरम ऑफ डिफेंस अटैचीज, आई एम टेलिंग यू, अब हम्म। मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, मैंने उसकी मतलब एंड उधार दे। पैंट उतार दी। एंड वो सारे जो डिफेंस अटैचीज थे सारी कंट्री के थे, क्लैप एंड गॉट अप, ही सेड आज हमें पता चला व्हाट इंडिया इज एंड व्हाट द ट्रुथ इज। हाँ So what I'm हाँ। trying to say is these Pakistanis are just obsessed against India, and this is where they are going wrong. मेरे को तो इधर अमेरिकन भी बता रहा था, इनको वहां ट्रेनिंग में ले गए थे, बोलते पूरे समय बस इंडिया बैशिंग इंडिया बैशिंग। सो दैट्स अ नेशन which is actually just interested in radicalization and India उन, bashing. Therefore उनका they ना are. सर, उनकी आर्मी का डबल है, एक तरफ से आउटवर्डली इंडिया बैशिंग है, लेकिन जब हम्म, अकेले होते हैं सीरियल हमारे देखते हैं, पिक्चर हाँ, हमारी देखते हैं, गाने हमारे सुनते हैं, हीरोइनें हमारी अच्छी लगती है उनको, हम्म। मतलब दे लव द आइडिया ऑफ इंडिया, बट आउटवर्डली एक वो कलेक्टिव कलेक्टिव साइक बनी हुई है सर Since अगेंस्ट you इंडिया। talked since you talked about heroines, let me tell you, even the Taliban and the Afghan people like the Indian heroines and Indian actors like hell. In fact, they used to tell me, जनरल साहब आप शाहरुख खान को लेके आ जाइए या कतरीना कैफ को, तो पूरा अफगानिस्तान कन्वर्ट हो जाएगा, टेररिज्म बंद हो जाएगी। एंड दे वर आल्सो फॉन्ड ऑफ डॉक्टर अब्दुल कलाम। या नहीं, बहुत बहुत फॉलोइंग है इंडियंस की, इंडियन सीरियल्स बहुत देखते हैं। ये मुझे कोई बोल रहा था, मैं ढाका में था आज से 20 साल पहले, तो मुझे एक अमेरिकन जो ढाका वहां से आया था, कहता सर आपकी तो ये आपके सीरियल्स, आपकी पिक्चरें, आपके आपने पूरा साउथ एशिया कैप्चर कर, सब घरों में खाना तब बनता है जब औरतें आपके सीरियल देख लेती तो नहीं, हमारा। बिल्कुल। और वहाँ के बच्चे, वहाँ की औरतें, वहाँ के लोग हिंदी इतनी बढ़िया बोलते हैं, कर्सी इंडियन सीरियल्स, इंडियन मूवीज। यस। एंड नॉट ओनली दैट, I was invited to attend some marriages of the Afghan people, and I was surprised. इंडियन साड़ीज, इंडियन लहंगास पहनती हैं वो, और सारे इंडियन ट्रेडिशंस हैं। और मेरे को अफगान ऑफिसर्स ने बोला कि सर आपके देश में लोग साड़ी पहनना बंद कर दें, हमसे सीखो, हम अफगानी आपकी साड़ी पहनते हैं। और हम, एक बंदा स्टाफ कॉलेज करने आया था, 12 साड़ियां ले गया था। तो मैंने कहा मतलब समटाइम्स आई फील सो गुड कि इंडियन कल्चर और इज सो, सॉफ्ट पावर सर, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बॉलीवुड का। बॉलीवुड यूनाइट्स इंडिया एंड आल्सो स्प्रेड्स आर दिस थिंग। सर मुझे ये बताइए कि नाउ आई वांट टू कम टू द रिसेंट इवेंट्स, कि ये जब हुआ, कोलैप्स हुआ सर ऑफ अमेरिकन विड्रॉल वाज सो मेसी, मतलब उससे खराब हो नहीं सकता था, तो वो क्यों इतना जल्दी हुआ एकदम, और हमारी क्या पोजीशन थी तब सर, मतलब इंडिया की, हमने भी फटाफट अपनी एम्बेसी वाइंड अप की, कॉन्सुलेट वाइंड अप किए वहां पे। आई वांट योर नाउ यू नो, एंड देन कम टू द व्हाट इज द सिचुएशन नाउ एंड फ्यूचर प्रोग्नोसिस। सो तब क्या या कंडीशन थी? सी, कमिंग ऑन टू द प्रॉपर इश्यू, ये हम्म। क्या इतना हिस्ट्री विड्रॉल क्यों हुआ? मैंने हम्म। आपको थोड़े पहले ही बताया था, 2011 में ओबामा हैड विजिटेड एंड ही हैड ऑर्डर्ड द विड्रॉल, हम्म। जिसको वहां ड्रॉ डाउन बोलते थे। तो ड्रॉ डॉट डाउन हैड डाउन। commenced। हम्म। और इसलिए इसके दो फेजेस थे। फेज वन ये था कि अफगान आर्मी को सब हैंड ओवर करो, धीरे धीरे उनको ट्रेन करो। और इसमें इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमने भी बहुत ट्रेन किए थे, पर ये हमारा एक इंडिपेंडेंट डिसीजन था। इट वाज नॉट सपोर्टिंग द नाटो ऑब्लिक द अमेरिकन, नो। हाँ, ये म्यूचुअल था हमारा और अफगान आर्मी के साथ। क्योंकि ये हमारे हित में है, अफगान आर्मी को रिलायंट बनाना, सेल्फ रिलायंट। यहाँ तक हमने उनको कुछ हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी दिए, 2 हेलीकॉप्टर्स यस। दिए थे हाँ। उनके। फिर AN-32 हमने रिपेयर भी कराए, तो काफी हमने इनकी मदद की। लेकिन जो अमेरिकन का भी इंटेंट बहुत क्लियर था, और इन्होंने धीरे धीरे इनकी ट्रेनिंग कर रहे थे और सेल्फ रिलायंट बना रहे थे। इनकी फंडिंग वंडिंग सब टाइड अप थी। साथ ही में इनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी उसमें
दो इलेक्शंस हो ही चुके थे, दूसरा 2013 में हुआ था। तो दोनों इलेक्शंस में इनका बहुत बड़ा रोल था, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई थी। और आज की तारीख में इंडियंस विल बी सरप्राइज टू हियर पाकिस्तान की जो नहीं, अफगानिस्तान की जो असेंबली थी, पार्लियामेंट है, हाँ। पार्लियामेंट, उसमें मैक्सिमम वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल 40 या 50 महिलाएं थी उनकी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट लोया जिरगा में। ये भी एक हैरानी की बात है, मतलब हरियाणा की बात, हाँ। इसको हम इतना कट्टर देश सोचते हैं, तो वहाँ कट्टर महिलाओं मुस्लिम देश होते हैं, वहां इतनी औरतें हैं, को, रिप्रेजेंटेटिव्स थी। तो वो मैंने एक अच्छी चीज देखी थी। तो इनका इरादा बहुत क्लियर था कि निकलना है। अब उनको ये भी एक पता था कि देखिए, अमेरिकन एम क्या था, अमेरिका वहां आई क्यों, दे केम फॉर वन एजेंडा, दे वांटेड टू सॉर्ट आउट अल कायदा। हम्म। अल कायदा ने 9/11 किया था, इसीलिए वो आई थी। और 9/11 के जो भी परपिट्रेटर्स थे, चाहे वो बिन लादेन था, चाहे जवारी था, या टॉप लीडरशिप थी, इनको उनको डिस्ट्रॉय करना था। वही एम जो आज इसराइल का हमास के प्रति, हम्म। और वही एम उनका भी था। और इंग्लिश में ये एम था, फाइंड, फिक्स एंड फिनिश अल कायदा। उनका भी फाइंड, फिक्स एंड एंड फिनिश, स्टेट बहुत फाइंड। क्लियर, फिनिश अल कायदा। हम्म। ओके, एम बहुत क्लियर था। सो दे वो सक्सेसफुल। 2011 में इन्होंने ओबामा को पाकिस्तान में एलिमिनेट किया, जवारी को भी कर दिया एलिमिनेट 2021 हम्म। में। एंड इन्होंने सारी लीडरशिप, इनकी टॉप लीडरशिप एलिमिनेट कर दी, और अलकायदा देखा जाए तो आज की तारीख में डिफंक्ट हो चुकी है। नाउ तालिबान वाज आल्सो देयर, सो दे वर नॉट अगेंस्ट द तालिबान। और इनका जो मिलिट्री एम था, पाकिस्तान, ये यूनाइटेड स्टेट्स का, आईएसएफ का, वो मिलिट्री एम ये था, रिवर्स द मिलिट्री मोमेंटम ऑफ तालिबान। दैट मीन्स दे वर नॉट अ एनिमी, उनको मिलिट्री, उनको थोड़ा सा वो करो, कमजोर वीकन करो। करो। हम्म। और दे वांटेड देम टू कम इन द पावर, पावर शेयरिंग। और इसीलिए दोहा में, कतार में, ये जो पीस एकॉर्ड टॉक्स थी, ये सारी चलती थी, जिसमें अमेरिकन और तालिबान, पाकिस्तान, दे यूज टू कम, और इंडिया के भी कई बार रिप्रेजेंटेटिव जाते हम्म। थे। हम्म। तो ये एक वहां की जो गवर्नेंस थी, इंक्लूडिंग अशरफ गानी, प्रेसिडेंट कारजाई, आई मेट दीस पीपल, ये सब बिल्कुल तैयार थे कि यस, एक ऐसा होना चाहिए कि तालिबान के कुछ लीडर्स को हमको गवर्नेंस में लेना पड़ेगा। हाँ। दिस वाज एक्सेप्टेबल बिकॉज एक्चुअली हु इज तालिबान, दे आर ऑल सन्स अफगान, ऑफ सॉइल। दे आर अफगान। हाँ। तो एंड ये भटक गए थे, और इनका इरादा ये था। और अफगान में ये एक सहमति हो रही थी, लेकिन मेरे को लगता है ये जो पीस टॉक्स दोहा में ये सारी डिफ्लेक्ट करती है। देखो, फाइनली अफगान तालिबान को कंट्रोल कौन करता था, आईएसआई। पाकिस्तान, आईएसआई। हम्म। इन्होंने उनको ऐसा, क्या वो मतलब गुमराह किया अमेरिकन को, हम्म। पूरी वर्ल्ड को। और इन्होंने तालिबान को पता नहीं क्या वो पढ़ा रहे थे ज्ञान, कि इन्होंने वहां से उनको अटैक कराया। और अशरफ घानी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको थोड़े दिन पहले ही बोला था, इनकी सेना को बोला आप लड़ो नहीं, अदरवाइज इनकी जो 111 डिवीजन है, दे आर इन काबुल, इनकी स्पेशल फोर्सेस इन काबुल, और इतनी सॉलिड हैं, वो सॉलिड लड़ाई करती। एंड आई वाज इन टच विद सम ऑफ दीज ऑफिसर्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस, ब्रिगेडियर्स एंड जनरल, दे वर टेलिंग सर, हमें बड़ी, अशरफ घानी ने बोला कुछ नहीं करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लड़ो मत। तो इमेजिन। और ये एक चाल थी, जो 33-year-old पुलिस वाले को एक आर्मी चीफ बना दिया उन्होंने। सो एनीवे, यहाँ अमेरिका ने थोड़ा धोखा खाया, और उसके बाद उन्होंने ये ड्रॉ डाउन तो प्लान कर ही लिया था। दे डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये हो जाएगा, लेकिन जब ये हालात ये हो गए, उनकी सेना बहुत कम हो चुकी थी, हम्म। क्योंकि ये ड्रॉ डाउन धीरे धीरे चल रहा था। अब उनको रियलाइज हो गया कि ये तो उल्टा ही हो गया, कि तालिबान की सेना भी आके इनको अटैक कर देगी। सो देयरफॉर दे हैड टू क्विकन देयर विड्रॉल, और वो फिर हम्म। डिसऑर्डरली और देन इट डिसऑर्गेनाइज, वाज वेरी मेसी। इंक्लूडिंग इनकी एम्बेसी। अब इंडियंस के पास क्या चारा था। हम देखिए, हम लोग ग्रीन जोन में लोकेटेड थे, ग्रीन जोन में। हाँ। और हम ग्रीन जोन में लोकेटेड थे, विच वाज द सेफेस्ट, इट वाज कर्टसी द डिप्लॉयमेंट ऑफ द अमेरिकन सोल्जर्स देयर। हम्म। अब जब वही चले गए, तो इंडियन एम्बेसी तो फिर नंबर 1 टारगेट हो जाती है आईएसआई का। सो वी हैव डन अ वेरी गुड थिंग, दैट वी डिड अ टाइमली पुल बैक, आई विल नॉट यूज द वर्ड विड्रॉल, वी हैव डन अ टाइमली पुल बैक फ्रॉम अफगानिस्तान टू प्रोटेक्ट आवर इंडियन लाइफ। बट वन थिंग गुड इज दैट हमारा कुछ डैमेज नहीं हुआ इंडियन एम्बेसी का।
और स्ट्रक्चर हमारा खड़ा हुआ है, सब ठीक है। पहली बार उन्होंने हमारे एम्बेसी के अंदर घुस गए थे तालिबान 1.0, और वहां हाँ। उन्होंने बहुत गदर किया था। लेकिन इस टाइम जो रिपोर्ट्स हैं और आज की तारीख में, तो ये बड़ा डिसऑर्डरली विड्रॉल था। तो ये सारा सूट किसको किया? पाकिस्तान को। एंड पाकिस्तान ने अपनी जो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट, जैसे ईरान अभी वहां कर रहा है हमास हिजबुल्लाह और हुती को, हम्म। तालिबान ने एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट तालिबान को वहां बिठा दिया। कहाँ पर? अब काबुल में। और ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बिल्कुल खिलाफ हो गया। तो ये तब हालात ये हुए जो हम बात कर रहे थे, और इंडिया के पास कोई चारा नहीं था, हमने विड्रॉ किया। बट सर एक बात बताओ मेरे को, ये बात जब मैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग में था, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, और हम इस देख अफगानिस्तान को हमने देखा है रूप चेंज होते हुए, और तब ये कई बार डिमांड आई, इवन आईसैफ ने हमें इनवाइट किया था कि इंडिया भी वहां पर जाए। पहले इराक में हमें ऑफर किया था, याद है सर? हम लोग मेजर्स थे, कैप्टन्स थे, कि भाई हमारी टीम भी गई, रेकी करके आई, और हमने कहा कि नहीं, नॉट रिकमेंडेड बाय आर्मी। अफगानिस्तान में भी ये हमारे को ऑफर था। अगर हम अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड एक ब्रिगेड साइज फोर्स अगर रखते, और हमारी एम्बेसी में कोई स्पेशल फोर्सेस की टीम या आर्मी की या आईटीबीपी की कोई टीम रखते, तो क्या हम अपने एसेट्स को वहां उस टाइम पे अगर रहते वहां और इनसे बातचीत करते? नाउ आई एम आस्किंग इन हाइंडसाइट एज अ स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। चाइना ने अपनी एम्बेसी नहीं विड्रॉ की, तो जो हमारे एसेट्स थे सर वहां अफगानिस्तान में, इतने बिलियन डॉलर हमने खर्च किया, हमारे लोग थे जो हमारे लिए काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं नाउ लुकिंग बैक, डू यू थिंक वी कुड हैव स्टेड बैक एंड तालिबान से बात करते हम कि भाई अब आप आ गए हो पावर में, आपसे बात ओके, करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। सी, इन हाइंडसाइट, let me tell you, firstly, we were not part of the International Security Assistance Force, which वी was वर नॉट। almost, हाँ। we were, and we did a correct thing that we did not join them, because then we were siding with someone. India's policy then, that time it was the different government, and today's government also has been very clear that we are not aligned with anyone. We have our own strategic interest. And उस समय Prime Minister Manmohan Singh had signed the strategic partnership with Pakistan, and we had taken on the role of, constructing the parliament and Salma Dam and so many things. अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में हमने सलमा डैम और वो जेलान Dam, रोड that हमने बनाया सर, Dilaram Road. So रोड बनाया। we had done a good job over there. हाँ। So we were doing our independent bilateral strategic partnership relationship. So विद this was अफगानिस्तान, हाँ। no way connected to Afghanistan. Sorry, to United States. हम्म। Now coming on to what we could have done, boots on ground. Firstly, as a officer, I always felt there that unfortunately we had the ITBP deployed there. Pakistan embassy mein they were SSG. SSG, yes. And I always felt that Indian Army, क्योंकि ये situation आ सकती थी, I do not know why, we should have at least some special forces officers being part of the embassy protecting us. Absolutely. But God forbid, because we would have been targeted, so they would have held an evacuation. I have ITBP was in all the consulates, including embassy in Kabul. But then there is a vast difference between ITBP and Indian Army. Yeah, Not between a paramilitary and army. तो yeah, and तो that you have to accept it. And और I अमेरिकन्स के भी सर, हर एम्बेसी में अमेरिकन्स के ग्रीन बेरेज हैं। हर बिल्कुल ऐसा पावरफुल नेशन हमारा नेबरहुड है, तो मुझे लगता है कि अगर हमारे स्पेशल फोर्सेस होते वहां और हम डिसाइड करते। हाँ। so no, but only thing is special forces wouldn't have gone on ground and interacted. They would have been in the embassy. But वहां क्या होता है कि आपको अमेरिकन के साथ और वहां पर सारे वातावरण में, जब मैं भी था तो मैंने इंटरेक्ट बहुत लोगों से किया, इंक्लूडिंग मैं तालिबान से भी मिला हूँ। तो क्या कि आपकी एक रीच बढ़ जाती है, बट आप जाके सोल्जरिंग नहीं करोगे, ऑपरेशन नहीं करोगे, आप सिर्फ एक प्रोटेक्शन रोल पे हो, एंड यू आर येट गेनिंग इंटेलिजेंस, एंड Yes. you can be used at a very Making time. contacts, creating sources. Absolutely. Now this is point one. Now coming on to boots on ground, this is something which is very interesting, I must tell you. ईरान का डीए, ताजिकिस्तान का डीए, कजाकिस्तान का डीए, हम सारे मिलते थे बहुत बार। और इन सब ने मेरे साथ भी डिस्कस किया कि यहाँ पर एक मल्टीलेटरल रीजनल फोर्स होनी चाहिए। ये जब पुल आउट होता है, आईएसएफ जब चली जाती है, इनको तो जाना ही था।
हम्म। और वो होनी चाहिए रीजनल कंट्रीज के लेस पाकिस्तान. यस। एंड लेट मी टेल यू, ऑल दीज कंट्रीज, ईरान, Tajikistan, Kazakhstan, including China, we had number of meetings, and we were of the firm view, and I gave very, very concrete recommendation हम्म। that we can have a multilateral force, not for again purpose, not for fighting, but let us do some joint trilateral, multilateral exercises in Afghanistan. फॉर पीस बिल्डिंग। कि एक लोगों को एक अच्छा मैसेज आता है कि यार ये हमारे पड़ोसी देश वाले हैं. हम्म। अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हेट करते हैं. हम्म। तो ये एक अगर हम वहां पर रखते तो ये कंटीजेंसी में काम भी आ सकते थे, कॉन्टैक्ट भी बढ़ते, पर ऑपरेशंस नहीं करते. वो यस। बूट ऑन ग्राउंड लोग सोचते हैं कि लड़ाई नहीं. नहीं। लड़ाई तो हमने करना ही नहीं था. लड़ाई करते तो फिर वहां लोग हमारे खिलाफ हो जाते, जो मतलब हमने काफी पीस कीपिंग टाइप सर, पीस कीपिंग टाइप अगर रोल करते। और एब्सोल्युटली अगर अपना अमेरिका हाँ सर। अपनी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करो, 1-2 महीने करो, वापस आ जाओ. एंड दे वर रेडी. आई डिस्कस दिस विद द अफगान आर्मी चीफ, दे वर रेडी. सो कहने का मतलब है दिस वाज अ वेरी वेरी गुड प्रपोजल. एनीवे, नॉट एक्सेप्टेड. आई वो पुरानी बात हो गई सर। अब हाँ. बताओ सर, हमारी एम्बेसी में बहुत कम स्टाफ है। हमने सर वहाँ ऐसे नॉन ट्रेडिशनल डोनर, इंडिया ने इतना, वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट डोनर इन अफगान, इतना हमने काम कहीं नहीं किया, किसी भी देश में नहीं किया जो हमने अफगानिस्तान में काम किया। जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे सब विमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट थे, बच्चों के प्रोजेक्ट थे, एजुकेशन को थे, उनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करने के लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थे, स्मॉल डैम्स के लिए थे, इरिगेशन। क्योंकि मैं ये सब पढ़ता था, ये सब चीजें बड़ी प्राउड फील होता था, अफगान की ना लाइफ्स को टच कर रहे थे। अब क्या हुआ सर, तालिबान के आने के बाद एम्बेसी आ गई वहां से, तो हमारे सोर्सेज, हमारे लोगों का जो हम जो काम कर रहे थे उसका क्या हुआ फिर उसके बाद? देखो, वो काम जितना हमने किया है उस पे एक नेगेटिविटी तो आई गई है, साफ है. हम्म। क्योंकि एक जो फुल फ्लेज्ड एम्बेसी थी, और हमारा सेना से, मैं एक डिफेंस अटैचे एज अ ब्रिगेडियर था, और एक एयरफोर्स का भी होता था ग्रुप कैप्टन, डिप्टी डिफेंस अटैचे, वो सब अभी नहीं है. हम्म। एक टेक्निकल टीम है, बहुत छोटी सी टेक्निकल टीम है, विच इज हेडेड बाय जस्ट अ वेरी, आई थिंक सम वेरी लो लेवल ऑफिसर फ्रॉम द एमईए, लो रैंकिंग ऑफिसर. एक टेक्निकल टीम है. सो बेसिकली दे आर जस्ट फॉर helping people for visas, etc. हम्म। So they are not truly interacting with the Afghan Taliban, and they have assured her for security. So जितने हमारे एसेट्स थे, दे स्टैंड, पार्लियामेंट खड़ी है, सब कुछ खड़ा है. बट यस, एंड हमारा जो एक डीप रूटेड टाइज है वो है लोगों में, ऐसी बात नहीं है. हम्म। टुडे ऑल्सो पाकिस्तान, द अफगानीज आर इन टच विद मोस्ट ऑफ अस, जो पुराने लोग थे. तो वो एक हिस्टोरिकल बॉन्ड्स है. लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि यह सवाल सबसे बड़ा उचित सवाल है कि अब क्या. इसलिए मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, मैं बिफोर यू आंसर, चाइना ने उन्हीं 2 दिन में सर, 2 दिन के अंदर 14-15 अगस्त के अंदर एक सीनियर एम्बेसडर को लगाया, एम्बेसी को एनहांस किया, एंड उन्होंने तालिबान से सबसे पहले रिकॉग्नाइज नहीं किया, अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया डिप्लोमेट उनको। चाइना भी लेके गए, यहां भी बात की, एमओयू भी साइन कर रहे हैं। हमें हमें क्या प्रॉब्लम थी? हम भी इतना बड़ा देश है, हम नेबर हैं, उतना प्यार करते हैं नहीं, अफगानिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए नहीं हो सकता है हम्म। क्योंकि चाइना को टारगेट कोई नहीं करेगा. टारगेट तो कराने वाला पाकिस्तान बैठा है, और पाकिस्तान और चाइना तो दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स. यस। तो उनकी तो सुरक्षा एंड सिक्योरिटी इज केटेड फॉर. आज इंडियन एम्बेसी की अगर हमारे टॉप रैंकिंग लोग जाते हैं तो टुमारो दे विल बी किल्ड. हमारे डिफेंस अटैची, एम्बेसडर और टॉप स्टाफ को मार दिया जाएगा. वो तो पाकिस्तान चाहता है. तो हम पाकिस्तान के ट्रैप पे नहीं पड़ सकते हैं, और कोई इसकी गारंटी नहीं लेगा. चाइना को तो कोई गारंटी की बात ही नहीं है, उनको कुछ नहीं होगा. हम्म। दिस इज वेयर इट इज. और जहां तक रशिया का सवाल है, दे हैव आल्सो हैड वेरी गुड रिलेशन. तो उनकी भी एम्बेसी के लिए 3 एम्बेसी फंक्शन है, एक रशिया की, एक चाइना की, एक पाकिस्तान की. अब ये है हाँ, ऑन अभी ग्राउंड एक क्या और चीज. चीज, एक और चीज इसी से कनेक्टेड सर। हमने सालों साल नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया सर, उज्बेक, हम्म. हजारा, ताजिक, ये भारत से उनको, हमने हॉस्पिटल भी खोला वहां पे, और इतना काम किया उन लोगों के साथ। कई कई साल हमने रिस्क लिया, ये एक साइड ली हमने तब, साइड ली हमने नॉर्दर्न अलायंस के साथ, जब ये तालिबान यहाँ खून खराबा कर रहा था और पाकिस्तान ये कर रहा था। तो उन कंट्रीज के, उन लोगों के साथ व्हाट इज आवर रिलेशनशिप नाउ?
एस एस इंडिया? क्या स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप हमारी वो कायम है, हमारी जो हमारा जो फुटफॉल था अफगानिस्तान के अंदर? देखिए जरूर कायम है, बट लेकिन पर इसमें एक बात जरूर है कि इसमें जो आपने अभी नदर्न अलायंस बताया, जब ये तालिबान आ गया था, लास्ट उनको दिक्कत कहाँ हो रही थी क्लियर करने में? लास्ट हो रही थी पंजशेर वैली में। पंजशेर वैली में, हाँ। और वहां पर ये क्या नाम है, अमरुल्ला साले, हम्म। जो उनके नेशनल डायरेक्टरेट सिक्योरिटी के चीफ रह चुके हैं, हम्म। जो रॉ या सीआईए के बराबर है, ही वाज द हेड ऑफ दैट। और अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, हाँ, 30 ईयर्स। लॉयन ऑफ पंजशीर। तो ये दो वहां पर इन्होंने अपना, और मैं पंजशीर वैली में कई बार गया हूँ, आई इंटरेक्टेड ये इन लोग के साथ। पंजशीर में बहुत स्ट्रेटेजिकली देवर वेल पॉइज्ड, और वहाँ टेरेन भी इनको सूट करती थी, क्योंकि पंजशीर वैली के इर्द गिर्द जितने पहाड़ हैं इनको सूट करते थे। हम्म। उस समय हमको मिलिट्री मदद, हमको ही नहीं, अमेरिका को, सबको करनी चाहिए थी, जैसे पहले किया था। क्यों नहीं कही? आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि उसमें अमेरिका को तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, पर पता नहीं ये अमेरिका चाहता था या नहीं चाहता था। तो आज की तारीख में ये लोग सारे दुश्मन तजाकिस्तान में बैठे हुए हैं। हम्म। और इन्होंने काफी मदद मांगी थी। अब क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, उस पे वी कांट डिस्कस, बिकॉज डिसीजंस आर टेकन एट दी सम लेवल्स। हम्म। बट यस, बट मेरे को लगता है कि अब इंडिया एंड वर्ल्ड हैज नाउ बिकम प्रैक्टिकल। देखो, आज की तारीख में अगर नदर्न अलायंस को हमने री आर्म री इक्विप करना है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल, अब तो कहानी क्लोज हो गई है। क्योंकि क्योंकि हाँ। इसलिए नहीं हो सकता है ना, हमारे पास अभी बॉर्डर्स हैं, कनेक्टिंग बॉर्डर्स। हम्म। अब उस समय अमेरिकन के पास भी नहीं था। देखो, उस समय ईरान वॉज ऑन बोर्ड, रशिया वॉज ऑन बोर्ड, ये मोस्ट ऑफ दी नदर्न, ये जो कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वर ऑन बोर्ड। अब तो यही टूट गए हैं। हाँ ईरान वही ना, अब तो ईरान सिर्फ वो चैप्टर क्लोज हो गया। तो अब अभी तो नॉर्थ वो अलायंस, हाँ। हाँ, तो अभी एक बड़ा रियलिस्टिक देखा जाए, तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए? अब सवाल ये उठता है, हाँ, जो हालात को देखते हुए, अब ये हालात ये हैं। पहले मुझे हालात बताओ सर, फिर इंडिया का लास्ट में ऑप्शन पूछूं। अब भी सर आप क्या देखते हो सिचुएशन को? कल परसों तालिबान की स्टेटमेंट भी आई थी कि भाई जब तक रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे हम तालिबान को डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान ने भी नहीं डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट किया हुआ सर, देखो, ईरान ने नहीं किया, कतर ने भी नहीं किया। पाकिस्तान तो ड्रामा कर रहा है, देखिए। हाँ। इनडायरेक्टली रशिया, हम्म। चाइना हम्म। और पाकिस्तान का सब कॉन्टैक्ट चल रहा है। हाँ, चाइना का कॉन्टेक्ट चल रहे हैं, बट सर चाइना हाँ अब डिप्लोमेटिक रिकग्निशन हालात, नहीं है। हालात क्या है? हाँ, हालात क्या है अभी? बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में नहीं है। एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहां की गवर्नमेंट को रन कर रही है, नंबर वन। हम्म। नंबर टू, ये गवर्नमेंट वो है जो ऑप्रेसिव गवर्नमेंट है, और ये तंग कर रही है वहां लोगों को। और अफगान कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने अलग कर दिया है। अब ये शरीयत कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए हैं, इस्लामिक लॉज पे चल रहे हैं, जो उनकी हाँ। इंटरप्रिटेशन है, इनकी मर्जी है। हम्म। तीसरी बात यह है कि ये जो सिचुएशन है इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इनके साथ डील कौन करे, जो भी है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये बड़ी यूनिक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। चौथी बात यह है कि वहां इन्होंने जितने आर्म फोर्सेस के लोग थे उनको या तो मार डाला, जिनको ये सोचते थे ये बड़े लॉयल हैं इंडिया के प्रति या यूएस के प्रति या जो अमेरिकन, भी, हाँ। उनको मार दिया। मेजोरिटी ऑफ द आर्मी पीपल भाग गए, और कई कंट्रीज में भागे हैं, अमेरिका में भागे हैं, जर्मन में भागे हैं, स्लोवाकिया में भागे हैं, मेरे को पता कहाँ कहाँ भागे हैं, और कुछ कुछ कतार वगैरह में भी बैठे हुए हैं। और ये लोग आज चाह रहे हैं कि इनको कोई आर्म करे और इक्विप करे तालिबान से लड़ने के लिए। और कुछ इन्होंने आईएस के भी ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, मतलब जो आईएस खुरासन है उनको भी हाँ, ज्वाइन। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन, हाँ। तो हम्म। ये भी उनसे बदला लेने चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है। अभी वहां पर क्या है कि 4.1 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ मिनरल रिजर्व्स है, बहुत हम्म। अच्छे इनके पास ऑयल गैस रिजर्व्स हैं, हम्म। नेचुरल मिनरल्स हैं, कॉपर है, ये आयरन ओर माइंस हैं। आपको पता है इंडिया ने भी हाजी का आयरन ओर माइंस पे हाँ। किया था, और हाँ। चाइना कॉपर माइंस में। तो चाइना बहुत बड़ा इनरोड्स कर रहा है। चाइना के साथ भी कनेक्टिंग बॉर्डर है बदाख्शान में, वो भी अबाउट हम्म। 100 किलोमीटर है। तो चाइना बहुत बड़ा इनरोड्स बना रहा है अफगानिस्तान में, और ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसके मीट हो रहे हैं, सब कुछ है। और पॉलिटिकल, हाँ,
अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पाकिस्तान है उनके पास कई अफगान रिफ्यूजीज हैं, 1.5 मिलियन रिफ्यूजीज हैं, उनको वो अभी वापस डिपोर्ट कर अभी रहे हैं। खदेड़ रहे हैं उनको, हाँ। तो दुनिया जो बोलती है ना कि हमास को कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है, यहाँ पर कलेक्टिव पनिशमेंट पीपल ऑफ अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने किया है, और हम्म। तालिबान ने कलेक्टिव पनिशमेंट कर रहा है, उनको भूल गए हैं। और आज की तारीख में 97% अफगान पॉवर्टी लाइन नहीं बोलूंगा, मतलब दे आर बिलो पॉवर्टी। दिस, गुर्बत, बिल्कुल गरीबी और गुर्बत में जी रहे। तो सिचुएशन खराब है, हम्म। इंस्टेबिलिटी है। और अब टीटीपी टारगेट कर रही है पाकिस्तान को, क्योंकि उनको बेसिस अफगान तालिबान ने दे दिए हैं। अफगान तालिबान की एक खूबी है, वो सारे आईएसआई एजेंट्स को जानते हैं, तो जिस दिन उन्होंने फैसला कर दिया इनकी गर्दन तोड़ना और इन पाकिस्तान को तोड़ना, तो वो भी करेंगे। हम्म। मेरे को लगता है आज की तारीख में ये सिचुएशन है, और इंडिया का अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल आ सकता है। तो सर ये बताओ मुझे, अब सिचुएशन तो बहुत ग्रिम है, प्लस इनकी इन फाइटिंग है, वो नॉर्दर्न एरियाज, ताजिक हजाराज उज्बेक्स हैं, और हजाराज और ईरान, वो ईरानियंस हैं। एक बार तो ईरान और तालिबान की लड़ाई होने को आ गई थी, इन्होंने ईरानियंस को भी कुछ को मार दिया था। ईरान के साथ भी तालिबान के रिलेशन खराब हैं। पाकिस्तान के साथ जैसे भी हैं, अभी ये पुश कर रहे हैं, तो वहां भी डुरन लाइन पे लेके फायरिंग चल रही है, बॉर्डर कई बार बंद हो गया है, तो मारामारी चल रही है। तो इस सब के बीच में सर आप इंडिया का क्या रोल देखते हैं आज के दिन? वेरी ट्रू। देखिए, इंडिया के पास तीन ऑप्शन है। वन ऑप्शन इज ऑन लुकर, हम्म। ऑब्जर्व, जो अच्छा। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है। तो दूरबीन लगा के देखें हम? हाँ, नहीं, एक ऑप्शन है, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हम तो हाँ फौजी ठीक है। फौजी तरीके से बात करेंगे, और मैं बताऊंगा विच इज द रिकमेंडेड ऑप्शन। ओके। तो दिस ऑप्शन इज रूल्ड आउट। ओके। ऑप्शन टू इज कंटिन्यू टू कॉन्टैक्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, विच इज अ गुड ऑप्शन, और हम कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और वहाँ यूनाइटेड नेशंस है, यूनामा है, एक्टिव है, और कुछ एनजीओज हैं, तो हम अपने तरीके से वहां पर लोगों के साथ कांटेक्ट करके रख रहे हैं, और वो जरूरी है क्योंकि लोग हमारे वहां हित में हैं। हम्म। तीसरा ऑप्शन है, प्रैक्टिकली इंडिया को प्रिंसिपली एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी। हम्म। रियलिटी ये है कि तालिबान वहां रहेगा, हम्म। उनको कोई डिसलॉज नहीं कर सकता, अब कोई नहीं हटा सकता है। हम्म। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो इंडिया को अब प्रैग्मेटिज्म के साथ देखना पड़ेगा कि क्या करें। तो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। हम्म। पहला सोल्यूशन, हम्म। तालिबान के साथ हम्म। वी नीड टू हैव ट्रैक टू टॉक्स। हम्म। ना कैसे? हम्म। देखिए, अगर हम एमईए के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी, और वो उनके साथ बैठेंगे कहीं पर भी, तो फिर आप भी ऐसी और संस्थाओं में रहे हैं, सरकार में जब हम चेयर में बैठते हैं ना, टेबल्स हम्म। में, तो हम्म। बहुत फॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है। हाँ, फिर और प्रोटोकॉल, और रेड, प्रोटोकॉल, ये और सब आ फिर जाता वो है, हाँ। उस पे हार्ड लाइंस और हार्ड स्टांस होते हैं, और कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। नो देयर इज अ वे आउट। आज की तारीख में तालिबान में एक बंदा है जो इंडिया के लिए बड़ा एसेट है, और वो बंदा है शेर मोहम्मद स्टैनिक्स। ये कौन है? ये अच्छा। वो बंदा है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से 1982 में सेकंड लेफ्टिनेंट बन के पास आउट हुआ था, मेरे से एक कोर्स जूनियर। और मेरे जो साथ तीन अफगान थे वो इसके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो हम्म। उसकी सारी मेरे को हरकतें बताते थे जो मैं बता नहीं सकता हूँ, कि हम्म। मतलब आप जो यंग उम्र में सब लड़के लड़के हाँ करते वो, हाँ सर, ठीक है। फौजी फौजी है ये। हाँ, अब वो हाँ। बंदा बड़ा हंसमुख है, और उसको इंडिया के, जिसने 4 साल ट्रेनिंग की है, 3 साल आर्मी कैडेट कॉलेज में और 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, उसने हमारे देश का नमक खाया है, भारतीय सेना हम्म। से ट्रेनिंग ली है। हम्म। वो बंदे को इंग्लिश आती है। हम्म। और फौजी, आप भी यूएन मिशन में रहे, मैं भी 29 कंट्रीज गया हूँ। लेट मी टेल यू, फौजीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड वी गेट अलोंग वेरी, वी जस्ट ब्रेक द आइस, जस्ट। एग्जैक्टली, इन नो टाइम। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ये है कि now where is Sher Mohammad Stanekzai? Sher Mohammad Stanekzai is in the present Taliban government. And let me tell you, ये प्रपोजल मेरे को तभी भी आया था, और हम्म। मेरा एक क्लासमेट था, बड़ा क्लोज फ्रेंड, अफगानी क्लासमेट, नहीं मतलब ये आईएमए टाइप। कोर्स में, हाँ। हाँ। हाँ, तो वो मेरे को वहाँ कई बार मिला था, और वी वर थ्री ऑफ अस। तो
ये बंदा शेर मोहम्मद स्टेनिक्साई आज बैठा हुआ है इस लीडरशिप के साथ, एंड ही इज द डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगान लीडरशिप। तालिबान गवर्नमेंट, ओके। अब हमको उसको कांटेक्ट करना चाहिए इन अ थर्ड न्यूट्रल कंट्री, मे बी इन दुबई और समवेयर, एंड वी ब्रेक द आइस विद हिम। और अब उसको प्रपोजल क्या दें? पहला तो है कांटेक्ट। हम्म प्रपोजल ये देना चाहिए, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है। नेशनल इंटरेस्ट में ये गवर्नमेंट को एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का प्रपोजल देना है कि आप इसमें अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग लेके आइए, महिलाएं लेके आइए, और महिलाओं को आप एम्पावर करिए। एडुकेशन वहां की लोगों को दो, लड़कियों को दो, वुमेन को दो। क्लास 6 के बाद जो एडुकेशन बंद कर दिया, और उनकी वापस जो इंडिया के साथ चल रहा था, उनकी हम यहाँ डॉक्टर्स की ट्रेनिंग सिविल में, और जो हमारे एकेडमिक यूनिवर्सिटीज हैं उनपे बुलाएं, तो वो उसमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट रिज्यूम हो जाएगा। और तालिबान को आज कोई रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट नहीं किया, इंडिया का एक सुझाव जाएगा। और फिर हमको पूरी वर्ल्ड में, आज हम विश्व गुरु अपने को मानते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशंस में हमको ये प्रपोजल देना चाहिए कि इंडिया विल टेक द लीड एंड लेट अस रिज्यूम कॉन्टैक्ट विद तालिबान फॉर अ इंक्लूसिव गवर्नमेंट। जब ये हम्म इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, मैंने आपको बोला, ओबामा ने भी बोला था कि तालिबान को साथ एक जॉइंट गवर्नमेंट चाहिए। तो अब ये एक रियलिटी है, और इसमें जो करप्ट लीडर्स थे उनको नहीं लेके आना है। करप्ट वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये अशरफ गानी एंड ऑल दिस कारजाई वारजाई, देवर करप्ट। हम्म और वहां बड़े पढ़े लिखे यूथ है, दे आर हम्म सो ब्रिलियंट। हम्म लेट अस फॉर्म अ इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एंड धीरे धीरे देन दी वर्ल्ड विल ओपन अप टू देम, दे विल ओपन अप टू द वर्ल्ड। पर अगर ये कट्टरपन का, इनको हमको ये बोलना कट्टरपन छोड़ो कि लड़कियों को एडुकेशन नहीं कर सकते, हाँ, तो सारी ये कट्टरपंथी इनकी फिर औरतों पे निकलती है। आदमियों को ठीक कर लो तुम। बिल्कुल, तो वो इंडिया के पास एक चारा है टू हैव दिस ट्रैक टू डिप्लोमेसी। और इसमें जैसे हमारे कुछ डिफेंस लोग हैं, और कुछ एमईए के, मेरे साथ कुछ एमईए के बंदे थे, आज भी आई एम इन हाँ, टच विद देम। एग्जैक्टली। वो 4-5 हम जाएं, यंग हम लोग जाएं, और इनके एक दो जो कोई इसमें आइडेंटिफाई करे, 82 बैच का कोई इनका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, और मेरे वो जो फ्रेंड्स हैं, वी हैव अ बैकडोर डिप्लोमेसी इन वन ऑफ दीज न्यूट्रल कंट्रीज, एंड यू सी एटलीस्ट कॉन्टैक्ट तो होएगा। वो अपना बटे, देखो तालिबान को भी पता है वो अकेला नहीं जी सकता है, उसको वर्ल्ड की सपोर्ट चाहिए, इकोनॉमिक सपोर्ट, नहीं तो वो मर जाएगा। ओके, तो उसके ये इतने बुरे हालात हैं, और उसको पता है इंडियन इज टुडे वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया यहाँ बहुत बड़ा है। देखिए हमारे कनेक्टिंग बॉर्डर्स हैं, दिस इज इन नेशनल इंटरेस्ट। तो पाकिस्तान इसमें आइसोलेट हो जाएगा, तालिबान के जितने लोग हैं वो हमारे साइड हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज जब मैं वहां पर था, तो भी अफगान तालिबान को रियलाइज हो गया था कि पाकिस्तान आईएसआई उनको मैनिपुलेट करता है, उनको एक्सप्लॉइट करता है, और वो बोलते थे अब तो हम इनको हिट भी करेंगे। तो ये हमारे एक नेशनल एम और नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अनफॉर्चुनेटली, आई डू नॉट नो, वी हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज ये बहुत हाँ, कुछ हो हम जाएगा। आंख नहीं मीच सकते। मेरा हाँ, कहने का मतलब है, हम आंख मीच के नहीं रह सकते, बहुत दिन और हो गए। अगर अगर ये लेट हो गया, तो देखो इसमें एक और है। हम्म अब इंडिया को, मैं यहाँ एक थोड़ी हमारे लिए सतर्कता भी होनी चाहिए। देखिए, इसराइल हमास युद्ध के बाद क्या हुआ है, इसराइलीज के ऊपर इतने अत्याचार हुए, पर आज पता नहीं इन्होंने कैसे मैनुपुलेट करके परसेप्शन वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, वर्ल्ड को इंक्लूडिंग वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोजेक्ट कर दिया कि विक्टिम्स तो पैलेस्तीन और हमास हैं। स्टोरी हम्म चेंज करती, और हम्म आपने देखा अरब वर्ल्ड काफी हद तक यूनाइट हो गया। तो इससे क्या है कि पाकिस्तान जैसा देश जो इस्लामिक कट्टरपन पे चलता है, वो अब रियलाइज करेगा कि हम भी यहाँ इंडिया में कुछ इश्यू उठा सकते हैं, हम्म और फिर वर्ल्ड हमें सपोर्ट करेगा। तो बिफोर दे डू इट, क्योंकि देखो एम्बोल्डन हो गए ये, आज हम्म मास एम्बोल्डन हो गया है। बिफोर दे डू इट, इंडिया मस्ट डू समथिंग विद अफगान तालिबान, जो मैंने प्रपोजल दिए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। अदरवाइज टुमारो ये आईएस के और ये टीटीपी और ये जितने मिल गए ना इकट्ठे, तो ये फिर इंडिया को तंग करना शुरू करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई फील एज अ मिलिट्री एंड अ नेशनलिस्ट, ट्रू नेशनलिस्ट, स्पीकिंग टू माय कंट्री पीपल। चलिए, नहीं, मेरी भी यही राय है सर। मैंने बहुत लिखा इसके बारे में। जब ये विड्रॉल हुआ, आर्टिकल्स भी लिखे, यूट्यूब वीडियो पढ़ाया मैंने लोगों को
कि भाई हम अब आ गई है सरकार ये। और हमने सर ऐसी बात नहीं कि सरकारों से बात नहीं करी है। हम जब मिलिट्री लीडर मार्शल लॉ डिक्टेटर थे पाकिस्तान में, उनको मैच के लिए बुलाया। तो तालिबान अब कहीं नहीं जा रहे, आपकी बात है सर। अब कोई सरकार आ भी, ना रशिया आने वाला, ना कोई बूट्स लेके नहीं आएगा। सो वी हैव टू टॉक टू देम एंड आई एग्री विद यू। फर्स्ट डू ट्रैक टू, पहले ट्रैक टू में ग्राउंड बनाया जाए, एक फर्टाइल ग्राउंड हो, बातचीत हो, डिस्कशन हो। हिंदुस्तान को सब प्यार करते हैं, तो हम और फंडिंग करें थोड़ी बहुत, उनके कुछ प्रोजेक्ट में मदद करें, उनको भरोसा हो कि भारत हमारे साथ है। And फिर track जाके two, हम, and track two has to be led by military retired people. या Other people will be thinking, कि पहले I'm भी in था सर, जब नॉर्दर्न anyway. अलायंस के साथ सर, Yeah. इट वाज लेड Uh, बाय so आर्मी। what will यू happen नो is देम। the हाँ। ice will break, and thereafter we have to get some briefing from the top, and देखो ice breaking is important. Otherwise, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बैठेंगे, इट विल बी नहीं हम ये चाहेंगे, वो बोलेंगे हम ये करेंगे, नथिंग विल हैपन। एक कुछ बस नहीं। रिपोर्ट बन जाएगी, न्यूज़पेपर हेडलाइंस आ जाएगी कि एक हुआ भी था। हाँ, व्हाट एक बार हुआ है, एक हमारे गए हैं व्हाट रिप्रेजेंटेटिव तालिबान से व्हाट मिलने के लिए। वी डिड नॉट मेक एनी हेडवे। एंड आर्मी पीपल, लेट मी टेल यू टुडे, having served as a defense attaché, we have got a lot of potential and capabilities, and we are again nationalists. The country should realize our worth and capability and use us. Otherwise, look at the Americans. They use the army people. ओह। ये जो दो जनरल मैंने बताया था, जनरल जॉन एलन और जनरल जोसेफ डनफर्ड, I made them interact with my ambassador also. Let me tell you, John Allen thereafter became the advisor to President Trump in Syria. ठीक है? The other general was also heading some think tank. In Pakistan, in US, the army people have become secretaries of state. General यस। Colin Powell. या कॉलिन। They have become national security advisors. About 35 presidents in United States have been from the army and the air force and the navy. So the country must with तो Western. हमारे यहाँ सर नाउ, दिस इज फ्रैंकली, हम दोनों रिटायर्ड हैं विद अ ब्रिलियंट मिलिट्री कैरियर, बोथ ऑफ अस हैव हैड, बहुत हमने काम किया देश के लिए, डिफिकल्ट एरियाज में नौकरी करी है। सर हमारे यहाँ क्या कारण है कि हमारे बस रिटायर हो जाते हैं, कोई आज तक एनएसए भी नहीं रहा है सर, इवन एनडीयू नहीं बना अभी तक। और रिटायर्ड जनरल्स को दो चार है सर जो टीवी पे आते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इन एडवाइजिंग गवर्नमेंट और इन एनी कैपेसिटी। एनएसएबी में भी मुझे पता नहीं कोई आज के दिन है या नहीं है। तो ये कैसे हम यूजफुलनेस ऑफ मिलिट्री लीडरशिप स्पेशली Very pertinent. देखो, you know me, and I think I know you. We are people. We give out our mind, and we have been known in the army to give out our mind. सर। Firstly, where is the hitch? I would say I've interacted with many political people, including Prime Minister Modi. I've hosted him for 2.5 hours when I was commanding the Thula Brigade. And let me tell you, we had a fantastic relationship there. That time with the chief minister. Uske baad I met him 2 more times. Many of the politicians, whether of the previous dispensation and the present, one has interacted. Let me tell you, all of them respect the armed forces या and they realize their worth. Now, where is the problem? The problem is in the bureaucracy. And my personal view is the Indian Ministry of External Ambassadors and the army people, some of us are brilliant. There have been some brilliant ambassadors, and we have interacted with them. And when I was in MI Foreign Division, came across some brilliant people, including Mr. Vijay Gokhale and all. They are brilliant. So what I'm trying to say is, we also have a lot of brilliant people. Now, somehow, people feel very insecure within army, man. I do not know why. Why should the country feel insecure? We are also nationalists. या We are sacrificed. We are always on the borders, and our ground knowledge is better than everyone today. Dealing with China, हम बॉर्डर में भी बैठते हैं तो हमें पता है चाइना क्या करता है, और दिल्ली में भी बैठते हैं। अब कई लोग हैं जो ना दिल्ली में वो क्या नाम है बॉर्डर्स में बैठते हैं, बट वो डिसीजन मेकिंग और ये ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी, यू नो द सिस्टम, दे फील वेरी अनकंफर्टेबल विद द आर्मी and they feel that we will steal the show. I'm putting it very bluntly. Sorry to state that. Third, the armed forces have to be also blamed. We should sell ourselves. The people must make the country realize that we are worth. Today, let me tell you, if we are running any business, a steel plant or a car factory,
our brilliance is there because सबसे बड़ी हमारी brilliance ली है people do MBAs and हार्वर्ड से हम ग्राउंड में 40 years हम MBA करते हैं और जो हमारी मोटिवेशन है लीडरशिप है गोइंग इनटू डिटेल्स ऑन ग्राउंड वी विल produce 4 times more profit. So corporate sector does not realize the worth. The bureaucracy does not realize the worth, and they feel कि यार आर्मी वाला इसको कुछ नहीं पता है. So we need to sell ourselves. We and it must start by army officers giving college talks in schools, colleges, universities, and let's have good officers. You know, Absolutely, it's not that absolutely. को भी खड़ा कर दिए. People who are motivated, who हाँ, can inspire the people. We have to have motivated people and let them take talks. Today, and I've interacted with so many of the INT officials, even in Afghanistan and in my capacity as MI Foreign Division. Let me tell you, I told you what did Ashraf Ghani say? कि behind every rock they feel is a military intelligence officer. So fear तो वो है ना. So when the nation knows कि Indian Army officers are so capable, हमको लोग ये क्यों सोचते हैं कि हमारे दिमाग हमारे घुटने में और हम सिर्फ सिक्योरिटी के काम कर सकते हैं? This is nonsense. This needs to be removed from the thinking of this country, and they must do a research in Western countries, in Iran, in so many countries. The army people are given so much honor and respect to take on very good jobs, not to earn money. It is to shape to the use their talent, sir. It is yes, to use their talent. shape country's future, and we हाँ, will do. अच्छा फिर we are not मतलब हम बोलते हैं हम स्वार्थी नहीं है बिकॉज हमारे जो IMA का एम है the safety honor and welfare of your country comes first always correct. and every हाँ, time the men you command and हमारे लिए men 9 हो जाते हैं हमारा पूरा देश and exactly. last our own. Today we are ready to sacrifice our everything and we are available, but I feel most of us are just filing away and wasting our time. So we need that the people should start realizing what is the worth of a armed forces officer and pick up good officers. Not that pick up officers who don't speak, who will. You talked about National Security Council. Why to have officers who will only say yes to everything? Yes, exactly. If we have to say yes, how हाँ, will the decision making happen? You हम्म, have to have officers who apply the mind and say, sorry sir, this is the option, this is the way. Final decision उनका है. But जब तक हम बोलेंगे नहीं, when General Rawat was the CDS, let me tell you, my approach was exactly this. If I felt I convey it without कि नौकरी मेरी खराब हो जाएगी, half of the हाँ, people worried about this कि yeah, लोग क्या सोचेंगे. Country is first. It is no individual. And absolutely. let me tell you, knowing Prime Minister Modi, I have interacted with him, मतलब 2-3 occasions. Let me tell you, he would like to hear the truth. But ये barriers जो आ जाते हैं ना कि नहीं वो फौजी है उनको तो कुछ नहीं आता है. Other day, I saw 2 videos which are floating around. There are some politicians who are flogging senior generals in public, and the people are having a laugh कि हमने फौजियों को भगा दिया, हमने ये कर दिया. एक मेजर जनरल का कुछ उसमें ये किसी ने हमें ये वीडियो भेजा. आई फेल्ट सो सैड अबाउट इट. Sad. Very sad. Anyway, sir, we can do our bit, and as professionals, nation building में सर कहीं ना कहीं हम काम कर रहे हैं और यंग लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, एक रोल मॉडल बन के सोसाइटी के अंदर, रोल मॉडल, फिजिकल फिटनेस, पर्सनल इंटीग्रिटी, And let me tell you, ऑनेस्टी, सेकुलरिज्म, है ना. Indian mind is too good. Our youth is brilliant is the word. मैं तो बोल रहा हूँ कि आज इंडिया के यूथ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है. इतने इनमें इनको सिर्फ एक दिशा चाहिए, गाइडेंस चाहिए. गाइडेंस, बिल्कुल. And people like us can shape them. We can guide them. I am not here to motivate them to join army. I am here to motivate them and make them realize their capability and talent and tell them कि यहाँ जाओ, इधर जाओ. You will do this. Exactly. We want Exactly. honest people. Corruption हट जाएगा इस कंट्री से जब ऑनेस्टी आ जाएगी. And we know each other. We have been of this trait where we have been no nonsense people. So we want people who are no nonsense, who speak their mind, who are honest to the country, honest to the core, and things will then take a different turn. Otherwise, अब तो मैं बता रहा हूँ ये हमास इजराइल युद्ध के बाद अगर हमने इसको एनालाइज ठीक से नहीं किया, अब एम्बोल्डन हो जाएंगे और कुछ हो सकता है. तो मैं तो आज भी रिकमेंड करता हूँ कि हमको ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी थ्रू we cannot close our eyes, not only whether army it is Afghanistan or even Myanmar. उस पे किसी और दिन बात करूंगा. इवन म्यांमार, वहां पर भी सिचुएशन बहुत रैपिडली चेंज हो रही है. तो हमें नेशनल इंटरेस्ट में
कहीं ट्रैक 1, कहीं ट्रैक 2 Since you बातचीत। talked since you talked about Myanmar, let me tell you, General Moore, China today is exactly doing on ground the pearl, उनकी जो ये pearl, सिंगापुर, हाँ। हाँ वो ये वाली पॉलिसी है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, हम्म। एग्जैक्टली कर रहे हैं। चाहे हम्बम तोता हो, चाहे इन्होंने अभी कंबोडिया में बेस बना दिया है, इन्होंने म्यांमार में बना दिया है, पाकिस्तान में बना दिया है, अफगानिस्तान में इनरोड्स कर दिए हैं, तो वो तो कोशिश यही कर रहे हैं। और मालदीव्स में भी आप देखना वो करेंगे, ये जिबूटी में भी कर दिया, तो दे आर एक्चुअली फॉलोइंग इट। तो वी हैव, देखो, वी आर पीपल हैव गॉट स्ट्रेटेजिक माइंड, एंड लेट मी टेल यू, आवर माइंड्स आर ब्रिलियंट। ये कालाधन प्रोजेक्ट पे किसी ने सोचा था, कितना बढ़िया था। टुडे व्हाई कांट वी थिंक ऑफ हैविंग अ कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स? तरीके हैं, बहुत तरीके हैं, कर सकते हैं, अगर हमारे में करना पड़ेगा, करना और पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं तो वी विल लूज आउट। ये जो स्ट्रेटजिक स्पेस है, जो सामरिक दृष्टि से हमें होना चाहिए, हमारा इमीडिएट नेबर है, हमारा स्ट्रेटजिक नेबरहुड है अफगानिस्तान में, उनके साथ हमें ट्रेड करनी है। अफगान लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, और वहां से हम उनका पूरा ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, इंडिया उनके लिए। एंड हमारी सॉफ्ट पावर है, बट साथ के साथ हमें डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। तो हम जो अपना रेलिवेंस हमें रखना जरूरी है। लास्ट थिंग सर, मैं अभी आपसे, आप मैं ये मौका खोना नहीं चाहता, आप हो मेरे शो में सर। यंग जनरेशन को, आप एनडीए गए, आपके दोनों बेटे पैरा एसएफ में हैं, आप बिल्कुल आज भी आपकी चाल, आपका हेयर कट, आपकी हर चीज हम मिलते रहते हैं। यू एज गुड एज एनी मिलिट्री, यंग मिलिट्री ऑफिसर। तो ये यंग जनरेशन जो मुझे फॉलो करते हैं सर, जो सपने देखते हैं यहाँ सितारे लगाने के, उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे कि क्या हैबिट्स होनी चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसी सोच विचार होनी चाहिए उनके लिए? आई वांट देम टू हियर फ्रॉम यू। वेरी गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज व्हाट यंगस्टर्स मस्ट नो। हम्म। एंड मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, मेरे को एक भारतीय सेना के एक हवलदार ने मेरे को वहां टॉप करवाई एनडीए में। ये भी एक इतिहास है। हम्म। मैंने नहीं अप्रोच किया एनडीए को, वो मेरे एक जवान था, और मेरा एक पलटन में मैं बोलता था कि हरकती दिमाग और हरकती शरीर इंसान को कभी धोखा नहीं देगा। ये जब मैं सीओ था, ये जवान को इतना फर्क पड़ गया। और ये जवान का नाम था हवलदार मनोज। ये उस समय सिपाही था। इसको इतना वो जोश आया कि अभी भी मेरे को जब फोन करता है, जोर से बोलता है, जय हिंद साहब। हम्म। ठीक है, जोश भरा जय हिंद बोलता है। तो ये एनडीए में एक फाक से इंस्ट्रक्टर चला गया। मैं अफगानिस्तान में था, उसके बाद फिरोजपुर में डिवीजन कमांड कर रहा था। ये चाहता था कि मेस्टन साहब जाके एनडीए में टॉप थे, और ये एनडीए में इंस्ट्रक्टर था। फिर ये भी पोस्टिंग आउट हो गई। इसके बाद मेरा मतलब मेरा फोन नंबर नहीं था, तो इसने एनडीए के कमांडेंट और एडजुटेंट को 6 पन्ने का लेटर हिंदी में लिखा, एक जनरल मेस्टन साहब हैं, उनको आप बुलाइए। और उसने सब कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा। हम्म। फिर एनडीए को लगा यार ये कुछ तो है, ये एक हवलदार एक लेटर लिख रहा है कमांडेंट को। तो एनडीए ने फिर मेरे को कांटेक्ट किया। उस समय मैं पूना में ही पोस्टेड था, एमजीओएल। So I was हम्म। to NDA to take a talk on leadership. And let me tell you, most interesting thing, you are also ex-NDA, I am also ex-NDA. हम्म। लेक्चर में सब सोते हैं वहां, इतना हम्म। रगड़ा खा के। मैंने अपने दोनों बेटों को बोला मैं जा रहा हूँ इंडिया में, क्या बोलूं? बोलता पापा आपको ही पता है, सब सो जाएंगे। मैंने बेटों को बोला, मैं कहा बेटा चैलेंज है, इनको सोने नहीं दूंगा। एंड ये रिकॉर्ड है कि मैंने वो लेक्चर लिया, कोई नहीं सोया, रिकॉर्ड है। और आज गुड। भी मेरे को कई वो मिलते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, हम्म। वो पहचान जाते हैं, सर यू हैड कम टू टेक अ टॉक। सो व्हाट आई एम कमिंग ऑन टू दैट, यूथ है वो, और यूथ आज देश का है, उनको गाइडेंस चाहिए। और हम्म। क्या गाइडेंस चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, वी हैव टू बी फर्स्टली रोल मॉडल्स फॉर देम। आज मेरी सोसाइटी में, आई एम 63 years old, आई गो फॉर रनिंग एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो इससे लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। फिजिकल फिटनेस। हम्म। आई डू, अभी भी पुलअप्स करता हूँ मैं, जो एनडीए में हम नहीं करते थे, 12 12 हाँ हाँ, पुलअप पुलअप्स करता हूँ। करते हैं, पुशअप्स, हाँ। वो 12 12 पुलअप करता हूँ। एंड आई कीप माई सेल्फ फिट, आई टेक अ हेल्दी डाइट। और रात को मैं 9 बजे सो जाता हूँ, मैं और मेरी वाइफ 9 बजे सो जाते हैं। सो वी आर रियली हैविंग अ गुड 8 hours ऑफ स्लीप बाय गुड। गॉड्स ग्रेस। हम्म। नंबर टू, ये मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो यूथ विल हाँ। गेट इंस्पायर्ड। हम्म। नंबर टू,
healthy diet. I don't eat junk, not at all. Self control. So self control, self discipline इंसान को हर फील्ड में रखना पड़ेगा. ड्रग्स, आज का ही मैं पेपर पढ़ा था कि एक ड्रग माफिया पकड़ा गया है और ये कोई डीएलएफ में कहीं एक उसने रूम लिया हुआ था 60,000 का, और ड्रग्स थाईलैंड से, म्यांमार से आते थे, और टारगेट किसको करते थे? बच्चों को और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को. तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, और बच्चों का भी. देखो, मैंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, ना मेरे दोनों बच्चे पीते हैं शराब. आर्मी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और फोर्स भी की जाती है कई बार. आई हैव हाँ. नॉट टच लिकर, तो क्यों नहीं की? सेल्फ कंट्रोल. अब आज मैं देखता हूँ यंग गर्ल्स आर स्मोकिंग एंड दे टेक ग्रेट प्राइड. एंड व्हाई दे स्मोक? बॉयज आर स्मोकिंग टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, या. कि लोग बोले यार ये बड़ा वो है. आप अपने को डैमेज कर रहे हो, फाइनली आप ही की हेल्थ डैमेज होगी, और क्या मिल रहा है? एंड यू हैव टू बी लिटिल डिफरेंट. थर्ड, इंटेलेक्ट. आपके पास इतना इंटेलेक्ट है कि आप इसको इस्तेमाल, दिमाग को इस्तेमाल करो. मैं आज आपको बताता हूँ कि सब दुनिया आज रोती है. कई लोग ये बोलते हैं देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ये खराब हो रहा है. मेरे को क्या फर्क पड़ता है? मेरे सामने जो भी लीडरशिप है, हमने आर्मी में सीखा, चाहे कोई भी आर्मी का जनरल हाँ, हो, सही बात है. टू हाँ. एक्सेप्ट हिम एज अ लीडर. रोने से क्या फायदा? हम्म. सो एक्सेप्ट ऑल लीडर्स एंड मूव ऑन. टेक योर डिसीजन, एंड देयरफॉर इंटेलेक्चुअली आप पढ़ाई करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए. हाँ, चौथा है ये व्हाट्सएप. मैं आपको व्हाट्सएप बता, यूनिवर्सिटी. ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं हूँ. मेरा सिर्फ एक काम है, उनको पढ़ता नहीं हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ बस, क्योंकि अब निकलना वो अच्छा नहीं रहेगा. तो और ये आजकल ये एक और ट्रेंड हो गया है, वो बर्थडे तो सब विश कर रहे हैं, जिसको करना है उसको एक इंडिविजुअल कॉल करके कर दो. तो ये व्हाट्सएप, देखिए, इंटरनेट इज अ गुड थिंग टू बी यूज कंस्ट्रक्टिवली. या. People are today using WhatsApp for hate messages and all messages and forwarding messages. मैं तो ना देखता हूँ ना पढ़ता हूँ. ये तो किसी ने मेरे को एक दिन, ये टीवी शो में एक मेरे को फौजी ने बताया कि ऐसा ऐसा ये किसी ने आर्मी वालों के लिए बोला, तो बोलता है मैं भेज दूंगा. नहीं तो मैं नहीं पढ़ता हूँ किसी के भी. सेम हियर. ये ठीक है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सबसे डेंजरस है. तो हाँ. तो ये जो एक ना, एक हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी is I think the advice which we can give. And let me tell you, youngsters के लिए एक ही बड़ी प्रॉब्लम है. आज उनको ये कोई नहीं बताता, शामिल उनके पेरेंट्स सब फोर्स करते हैं, ये देखो हाँ. वो क्या पढ़ाई अच्छी कर रहा है. कंपेयर नहीं करो. यस. नो कंपेयर. नो नो, कॉम्प. हाँ. नो कंपैरिजन विद एनीवन. योर चाइल्ड इज यूनिक टू द पेरेंट्स. योर चाइल्ड इज यूनिक इन हिज ओन वे. उसके उसकी जो स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करो और उसको एनकरेज करो. अगर हर बच्चा हर फादर और मदर बोलेगा नहीं पढ़ाई में इतने नंबर, पढ़ाई इज नॉट एवरीथिंग. पढ़ाई इज, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ द रेस. आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज. मैं स्कूल में इतना अच्छा नहीं था पढ़ाई में, बट एनडीए में जाके मेरे को इतना अच्छा लगने लगा पढ़ाई. आई वॉज एंजॉइंग इट. और आर्मी में आपको पता है हम तो पढ़ाई करते रहते हैं हाँ, जिंदगी भर. बिल्कुल इतनी पढ़ाई करी. आज भी ये जो टीवी शोज में जाना पड़ता है, तो वैसे तो नहीं बैठ सकते हम, हाँ. पढ़ाई तो करती है. हाँ, बिल्कुल. तो आपका माइंड एक्टिव रहता है. सो टू समिट अप, हरकती दिमाग हम्म. और हरकती शरीर हम्म. इंसान को कभी धोखा नहीं देगा. और जो भी स्टैटिक चीज है हम्म. वो सड़ती है. तो जिस दिन आप स्टैटिक हो गए, ये बुढ़ों के लिए भी है. कई लोग बोलते हैं यार हम 40 हो गए, अभी तो बुढ़े हो गए हैं. कुछ हाँ. नहीं. नो, ऑल ऑफ अस आर यंग. So keep moving your mind and keep moving your body, and there is no problem. And I'm telling you, मैं तो ठंड में भी जाता हूँ, and you get such good compliments from people. Yesterday only I was night. एब्सोल्युटली. The one of the youngsters told me कि sir, हाँ. you are an inspiration. अब मैं तो उससे ना बात कर रहा हूँ ना, but he sees the way you dress, the way you talk, the way एब्सोल्युटली. haircut आपने बोला. So all these things matter. तो people in this country, the youth can do so much. उनको बस हम जैसे लोग अगर गाइडेंस करें. एंड मैं आज यशमोर, आई कैन टेल यू जनरल यशमोर, that today you and me can make a team and start guiding people on ground and take lectures. We can motivate people. And हमारे जैसे बहुत मिलेंगे. And not only फौजी, सिविल में भी ले सकते हैं हम. या एब्सोल्युटली सर. हम तो अब तो टाइम आया टू गिव बैक टू द सोसाइटी. और India's talent is brilliant. Our youth is brilliant. हाँ, मैं भी इस बात में बिलीव करता हूँ. ये विन विन जनरेशन है. ये बहुत, इन्होंने देश को चलाना है सर. देयर इज नो यूज
criticizing them. We have to guide them and mentor them. सर ये बातें आपने बहुत अच्छी कही. एग्जैक्टली मैं आपके मुंह से सुना, मैं यही कहता हूं हर रोज, यार कुछ फिजिकल फिटनेस करो, अखबार पढ़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, शुरू में वाइड स्पेक्ट्रम रखो, मेंटली फ्लेक्सिबल रहो, एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहो तो जो है, और पेरेंट्स की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, भेदभाव मत रखो रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इन चीजों में मत पढ़ो किसी ग्रुप में. तो सो थैंक यू वेरी मच सर. हमने बात की, हाँ, अफगानिस्तान की बात की, काफी कुछ आपने बहुत बढ़िया सजेशंस दिए, एंड आई एम श्योर दिस पॉडकास्ट विल बी लाइक्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम दोबारा करेंगे सर, उसमें मैं आपकी आर्मी लाइफ की बात करूं. आज मैंने वो बातें करी बिकॉज आई वांटेड अ पर्सपेक्टिव ऑन अफगानिस्तान. नेक्स्ट टाइम आई विल टॉक अबाउट योर मिलिट्री सर्विस सर, विच इज सो एक्साइटिंग. यू डन सो मच. सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच जनरल यशमोर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सर. जय हिंद. बाय. जय.